अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल ख़ता आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। आज इस हॉस्टल में आए उसे 2 साल हो गए थे। घर से हॉस्टल तक का ये सफ़र बहुत ही अजियतनाक था उसके लिए। वो यानी बासमा रहमान अपने मम्मा पापा की बेहद लाडली बेटी थी। माजी की यादें ही उसका वाहिद सरमाया थी। आज भी अपने माजी को सोचते उसकी शहद रंग आंखों में कांच की सी चुभन थी। बचपन के वो हसीन दिन किसी ख्वाब की तरह लगते। बासफा और हमजा दो ही बहन भाई थे। शगुफ्ता और रहमान की आंखों की ठंडक, चूंकि उसके वालिदैन की पसंद की शादी थी इसलिए उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अपने ददियाल के बारे में वो बस इतना ही जानती थी कि उसके पापा के एक भाई और एक बहन थी। चूंकि वालिदैन का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था इसलिए भाभी और भाई ने ही उन्हें पाला था। वो लोग कौन थे, किधर रहते थे और उसे कुछ इल्म नहीं था, और ना ही घर वालों ने कभी उसके सामने उनका जिक्र किया था। और ननिहाल में अम्मी चूंकि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और वालिद का इंतकाल हो चुका था इसलिए आनी ने इन्हें माफ़ कर दिया था। आनी उनके साथ ही रहती थी, फिर उनका भी इंतकाल हो गया तो उनकी ज़िंदगी में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश ना रही। वो चूंकि हमजा से 12 साल छोटी थी इसलिए अपनी मम्मा और बाबा दोनों की आंखों का तारा थी। हमजा चूंकि अपने वालिदैन की तवज्जो का आदी था इसलिए उसे ये तब्दीली पसंद नहीं आई। उसे इस बात से चिढ़ होती थी कि उसके वालिदैन उसकी छोटी बहन को क्यों प्यार करते हैं। उसे ये तवज्जो बंटना पसंद ना आया। उसे बासफा से भी चिढ़ हो गई थी, लेकिन शगुफ्ता और रहमान ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दी कि वक्त के साथ साथ संभल जाएगा। मगर बासफा के दिल में अपने बड़े भाई के लिए बहुत प्यार और इज्जत थी। वो उसकी तवज्जो हासिल करने की बहुत कोशिश करती मगर सब बेसुध। जब वो छोटी थी तब उसे समझ नहीं आता था, मगर जब वो बड़ी हुई भाई का रवैया बहुत कुछ बावर करवा गया। यूं वो हमेशा उससे फासले पर ही रही। जब वो अपनी सहेलियों से अपने भाइयों के किस्से सुनती तो उसका भी दिल चाहता था उसका भाई भी उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाए, उसके लिए चॉकलेट लाए। मगर खैर वक्त के साथ वो संभल गई और उसमें ज़्यादा हाथ उसके बाबा का था जिन्होंने भाई की कमी को पूरा किया। वो उसके दोस्त, भाई, बाबा सब कुछ थे। वर्ल्ड्स बेस्ट बाबा। वो अपने दिल की हर बात अपने बाबा से करती थी। इस तरह वक्त गुजरता गया और वो भी बड़ी हो गई। भाई ने भी स्टडी कंप्लीट करके बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। रहमान साहब की लेदर की फैक्ट्री थी जो उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से बनाई थी। घर से निकाले जाने के बाद उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था। फिर उन्होंने नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। चूंकि पढ़े लिखे थे लिहाजा कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार किया जिसमें अल्लाह ने इन्हें खूब तरक्की दी और आज बिला शिरकत गैर पूरी फैक्ट्री के मालिक थे। वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थे। सब कुछ ठीक था, मगर फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया वो उसकी सारी खुशियाँ अपने साथ बहा ले गया। वो दिन उसे आज भी याद था। वो छुट्टी का दिन था जब मम्मा और बाबा ग्रोसरी का सामान लेने गए थे, मगर वापसी पे उनका इस कदर शदीद एक्सीडेंट हुआ कि वो दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो दोनों क्या इस दुनिया से गई, यूँ लगा उसका सब कुछ ही छिन गया हो। उसकी खुशियाँ भी इसी ही ऐसे ही रुखसत हो गई थी। उसकी दुनिया में उसके मम्मा पापा के अलावा कोई था ही नहीं। वो तो उसके कुल कायनात थे और अब वो भरी दुनिया में अकेली रह गई थी, बिल्कुल तन्हा। दुनिया वालों के वार सहने के लिए उसे उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में ही रहती और इन्हें याद करके रोती रहती। स्कूल में भी उसकी किसी से खास दोस्ती ना थी। भाई अपने ही कामों में मसरूफ रहते। घर में भी मुलाजिम थे तो उस पर कोई जिम्मेदारी ना थी। खैर वक्त का काम होता है गुजरना। वो चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, गुजर ही जाता है। उसने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो बहुत जहीन स्टूडेंट थी। मैट्रिक उसने साइंस के साथ किया। उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, मगर मम्मा पापा के जाने के बाद उसने साइंस छोड़ी और आर्ट्स रख ली। वो शुरू से ही तनहा रहने वाली लड़की थी और बहुत जल्द घबरा जाती थी। कितने ही माह लगे उसे एडजस्ट होने में, यहाँ भी वो तनहा और अलग अलग ही रहती थी। 6 माह होने को आए थे उसे कॉलेज आते हुए, मगर अभी तक उसकी किसी से कोई खास दोस्ती नहीं हुई थी। वो सादा तबीयत, तनहा रहने वाली लड़की थी और ना ही उसे लोगों की पहचान थी। इतना बड़ा कॉलेज, मुख्तलिफ लड़कियां और बातें, ऐसे में हया थी जिसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शुरू में तो वो उससे भी फासले से ही मिलती, अगर कभी बातचीत हुई भी तो सिर्फ पढ़ाई पर ही। मगर हया उसके रवैये से बेजार होकर दूर नहीं हटी और यूं उनकी दोस्ती गहरी हो गई। वो एक बहुत रिच फैमिली से थी और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी। हया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसका स्टाइल, उसकी बातें, उसका अंदाज बासवा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और जो बात बासवा के लिए ज़्यादा हैरत का बाइस थी वो थी उसकी लड़कों से दोस्ती। वो अपने कज़न से भी बहुत फ्रैंक थी, जबकि बासवा तो लड़कियों से बात करते हुए अक्सर घबरा जाती थी। लड़कों से बेशक उसकी दोस्ती थी लेकिन एक हद तक ही थी। उसने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी। वो बहुत ही बातूनी लड़की थी। उसके पास गॉसिप्स का अंबार था। हर वक्त बोलती रहती। कभी कभी तो बासवा चिढ़ जाती, अल्लाह, हया कम
कम से कम बोला करो। लो भला, अल्लाह ने जुबान बोलने के लिए ही तो दी है, अब बंदा ना बोलकर कुफराने नेमत क्यों करे। वो आगे से हंसकर कहती, मगर जो भी था, बासवा को उसका जिंदगी से भरपूर अंदाज बहुत अच्छा लगता। वो एक जिंदा दिल लड़की थी। बासवा, यार अब तुम भी अपना सेल फोन ले लो ना। हया, भाई नहीं लेकर देंगे। वो दोनों फ्री पीरियड के वक्त ग्राउंड में बैठी थी। उफ, तुम एक दफा बात तो करके देखो। आजकल तो सबके पास अपना सेल फोन है। एक तुम पता नहीं किस दुनिया में रहती हो। तुम्हें पता है हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, खूब चिट चैट होती है, बहुत मजा आता है। और पता है सबा ऐसी ऐसी फनी वीडियोस सेंड करती है, इतना शुगर लगा रहता है। और तुम भी लो ना, फिर हम मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा ना, ठीक है, मैं करूंगी भाई से बात। ठीक है, चलो कैंटीन चलते हैं। जी नहीं, हम पीरियड अटेंड करने चलते हैं। चलो उठो। ओके मैम। वो हंसते हुए क्लास की तरफ बढ़ गई। बासवा, मैंने कोई बहाना नहीं सुना। तुम शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में आ रही हो, एंड दैट्स फाइनल। हया दो टोक लहजे में बोली थी। हया, तुम्हें पता है भाई नहीं आने देंगे। अरे डफर, इन्हें बताएगा कौन। वैसे भी अगर तुमने इन्हें अपनी बारी में मुतल्ला ना किया तो इन्होंने कौन सा कभी तुम्हारी खबर रखी है। नहीं हया, मम्मी कहती थी लड़कियां बगैर बताए घर से नहीं निकलती। उफो बासवा, मैं तुम्हें शाम में पिक करने आ रही हूँ बस। लेकिन हया, लेकिन कुछ नहीं, तुम शाम में तैयार रहना। और बासवा को नाचार मानना पड़ा। बुआ सुने। जी बिटिया। बुआ, वो आज मेरी फ्रेंड की सालगिरह है और मैं वहां जा रही हूँ। आने में देर हो जाएगी। वैसे तो भाई पूछेंगे नहीं, अगर पूछें तो उन्हें कहिएगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मेडिसिन खाकर सो रही हूँ। जी बिटिया ठीक है। वो शाम को मुकर्ररा वक्त पर तैयार हो गई थी। लॉन्ग कलियों वाली फिरोजी कलर की फ्रॉक, जिस पर फिरोजी और पिंक काम था, साथ चूड़ीदार पाजामा और पिंक ही दुपट्टा जिसे अच्छे से पिनअप किया हुआ था। मैचिंग ज्वेलरी, हाई हील्स और हल्के से पिंक मेकअप में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे मेकअप का बहुत शौक था। आज जाने वो कितने दिनों बाद दिल से तैयार हुई थी। इतने में हया की कॉल आने लगी और वो एहतियातन बुआ को जरूरी हदायत करके गई थी। वैसे तो वो जानती थी भाई उसके बारे में नहीं पूछेंगे, उनके लिए उसका होना ना होना बराबर था। जब तक मम्मा बाबा हयात थे उसके बाहर जाने पर कोई रोक टोक ना थी, मगर उनके जाने के बाद भाई ने साफ कह दिया था कि नहीं, इन्हें लड़कियों का यूं आवारा फिरना पसंद नहीं। इसलिए अब वो स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाएगी। उनके अल्फाज ही ऐसे थे कि मजीद बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो जानती थी वो अगर बाहर जाएगी भी तो भाई को पता नहीं चलेगा, मगर वो उनकी नाफरमानी नहीं करना चाहती थी। हया ने उसे देखते ही लड़कों के से अंदाज में सीटी बजाई। वाओ स्वीटी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ओफ, सीरियसली बासवा, अगर मैं लड़का होती ना तो अभी के अभी तुम्हें प्रपोज कर देती। वो ड्राइवर के सामने उसकी इस तरह की गुफ्तगू पर झेप गई। शर्म करो हया, ड्राइवर का ही लिहाज कर लो। ओहो, तुम तो यूं शर्मा रही हो जैसे मैं वाकई लड़का हूँ। मेरे सामने ये हाल है, अगर कभी किसी लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया तुम्हें तो अटैक आ जाना है। अब ऐसी भी बात नहीं है। इतने में गाड़ी किसी क्लब के बाहर रुकी। हया, ये तो क्लब है। ओह प्लीज, अब ये मत कहना मैं क्लब नहीं जाऊंगी, अगर भाई को पता चल गया तो। हया ने उसकी नकल उतारते कहा और फिर दोनों का कहका बेअख्तियार था। जावियार, जो कि हया का फ्रेंड था, अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर जाने ही वाला था। हया के साथ किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर वहीं चला आया। जावियार बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़का था। अल्लाह ने हुस्न के साथ बेशुमार दौलत से भी नवाजा था, जिसकी वजह से वो लड़कियों में खासा मकबूल था। हुस्न और वजाहत का शाहकार, ऊपर से उसकी नीली आंखें, समंदर की तरह गहरी और तलातुम बर्पा करती आंखें, जिसको नजर भरकर देख ले अपना दीवाना बना दे। और ऊपर से इतराता अंदाज, जिसे सामने वाला जूती की नोक पे हो। वो बहुत ही फ्लर्टी नेचर का था। आज उसके साथ तो कल किसी और के साथ। उसकी खूबसूरती और ठाठ देखकर लड़कियां खुद ही उसे अपना आप सौंप देती, और उसका तो काम ही लड़कियों के जिस्मों से खेलना था। हेलो गर्ल्स। हाय जुई, कैसे हो। मैं ठीक, तुम सुनाओ। और ये हूर कौन है तुम्हारे साथ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बासवा है। ओ, तो ये है बासवा आजकल जिसका नाम हर वक्त तुम्हारी जुबान पर होता है। जी बिल्कुल यही है। और बासवा ये जावियार है, मॉम एंड डैड के फ्रेंड का बेटा। और यूं हमारी भी बचपन से दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम। बासवा ने उसे सलाम किया। हेलो, नाइस टू मीट यू। उसने अपना हाथ बासवा के आगे किया, जिसे बासवा ने नजरअंदाज कर दिया, मगर फिर हया के बार बार कोहनी मारने पर उसे थामना ही पड़ा। उसका नाजुक हाथ जावियार के मजबूत हाथों में था, जिसे उसने हल्का सा दबाया। बासवा ने पहली बार किसी गैर मर्द से हाथ मिलाया था। उसके हाथों की हिद्दत से बासवा का दिल बेख्तियार धड़का। चंद लम्हे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। नीली आंखें शहद रंग आंखों में डूबी थीं और शहद रंग आंखें नीली आंखों में डूबी थीं। चलो गाइस, अंदर चलते हैं। हया की आवाज इन दोनों को हवासों में लाई और बासवा ने जल्दी से अपना हाथ जावियार के हाथ से निकाला। वहां पर हया के और भी बहुत से दोस्त और कजन्स थे। वो सब तो बोल्डनेस में हया से भी चार हाथ आगे थे। टाइट्स और शॉर्ट शर्ट्स में अपने हुलिये से बेपरवाह आती जाती लड़कियां। और तो और हया भी ऐसी ही ड्रेसिंग में थी। वो खुद को वहां बहुत मिसफिट महसूस कर रही थी, लेकिन हया की खुशी के लिए खामोश रही। खैर, खाने पीने से फारिग होकर वो लोग डांस फ्लोर की जानिब बढ़े। वहां बहुत से लोग म्यूजिक की थाप पर थिरक रहे थे और वो बस अब वहां से इस माहौल से भाग जाना चाहती थी।
रात के 8 बज रहे थे जब बासवा ने हया से घर जाने और ड्रॉप करने को कहा। हया, ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे, अब काफ़ी टाइम हो गया है। ओ कम ऑन स्वीटी, अभी तो 8 बजे हैं, इतनी जल्दी मैं नहीं जाने दूंगी। आओ डांस करते हैं। तुम्हें पता है हया, मुझे ये सब नहीं आता, तुम प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप करवा दो। अच्छा ना चली जाना, अभी इंजॉय करो। मुझसे कहती खुद डांस फ्लोर पर चली गई, मगर बासवा वहीं साइड पर खड़ी हो गई और सबको देखने लगी। विल यू डांस विद मी? जावियार ने उसके करीब खड़े पूछ रहा था। सॉरी, मुझे ये सब नहीं आता। ओ कम ऑन, कोई मुश्किल नहीं है, आओ मैं सिखाता हूँ, लेकिन कम ऑन बेबी, लेट्स डू। इतने में कपल्स फ्लोर पर आए और जावियार भी इसलिए डांस फ्लोर पर आ गया। उसने बासवा के बाएं हाथ को अपने दाएं कंधे पे रखा, जबकि अपना दायां हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल किया और उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में लेकर डांस करने लगा। वो बासवा के बेहद नज़दीक था और वो उसके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसों की गर्मी से बासवा को अपना जिस्म झुलसता हुआ महसूस हो रहा था, जबकि धड़कनों की रफ्तार हद से सिवा थी। उसे जिंदगी में पहली बार किसी नामहरम ने छुआ था। एक अनोखा सा एहसास था जो रगों पे में सरायत करने लगा था। वो खुद को जैसे किसी और ही दुनिया में महसूस कर रही थी। उसकी झील सी नीली आंखें, जिनमें वो पूर पूर डूब गई थी, और उसके क्लोन की धीमी धीमी सी महक, वो तो जैसे खुद में ही नहीं रही थी। जाने कितने ही लम्हे उसकी बाहों में बीते, उसे होश ही कहाँ था। जैसे ही वो हवासों में लौटी, उसने फौरन ही खुद को जावियार की गिरफ्त से निकाला और वहां से नीचे उतर गई। नीचे आकर उसने चंद गहरे सांस लिए और खुद को नॉर्मल करने लगी। ये मुझे क्या हो गया था? मम्मा हमेशा कहती थी कभी भी नामहरम मर्द को छूने की इजाजत ना दो, और मैं एक नामहरम के साथ डांस कर रही थी। नहीं नहीं, आइंदा कभी किसी को खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। वो अपनी सोचों को झटकती हया की तरफ बढ़ी। हया, अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब तो प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप करवा दो। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। क्या हुआ? यार ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा। ओ नो हया, अब मैं कैसे जाऊँगी? बासवा घबरा गई। तुम परेशानियों में करती हूँ कुछ। उतने में जावियार उनके पास आ गया था। व्हाट हैपेंड हया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बासवा को ड्राइवर के साथ जाना था घर। वो कमबख्त पता नहीं की तरह फ़ोन ही नहीं उठा रहा। ओह हम जोई, क्या तुम बासवा को ड्रॉप कर दोगे प्लीज़? ठीक है, अगर तुम्हारी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यही हया, मैं इन्हें परेशानी होगी, मैं अपने ड्राइवर को कॉल करके बुला लेती हूँ। पागल मत बनो बासवा, ड्राइवर को बुलाओगी तो तुम्हारे भाई को भी पता चल जाएगा। डोंट वरी यार, जावियार मेरे भाई की तरह है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। हया समझ गई थी कि बासवा जावियार के साथ जाते हुए घबरा रही है। घबराओ नहीं, तुम इसके साथ चली जाओ। वो दोनों आहिस्ता आवाज में बोलती जावियार के पीछे पीछे चल रही थीं, और बासवा को मरता कहना करता के मुताबिक जावियार के साथ जाना पड़ा। जावियार ने उसके लिए फ्रंट डोर खोला, मगर वो नज़रअंदाज करती बैक सीट पे बैठ गई। वो उसकी जकड़ लेने वाली शख्सियत से भाग रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि वो उसके हिसार में जकड़ी जा चुकी है। जावियार को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। वो जावियार जिसके साथ फ्रंट सीट पर बैठने को लड़कियां अपना एहसास समझती थीं, उसे एक मामूली सी लड़की ने नज़रअंदाज किया था, तो फिर गुस्सा तो आना ही था ना। खैर, उसका बदला तो वो बाद में बहुत अच्छे से ले सकता था। अभी वो ड्राइविंग सीट पे आया और खामोशी से ड्राइव करने लगा, और इसी खामोशी से उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। बासवा जितना उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसे सोचे जा रही थी। घर आकर भी वो उसके हिसार से निकल नहीं पाई। आज यूं लग रहा है जैसे नींद आंखों से रूठ गई हो, और वो सारी रात जावियार के बारे में ही सोचती रही। जब काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद भी नींद ना आई, तो खुद पे ही गुस्सा आने लगा। उफ, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और मैं उसे इतना क्यों सोच रही हूँ? मगर कोई जवाब समझ में ना आया। खैर, खुद से लड़ते झगड़ते आखिर नींद आ ही गई। रात चूंकि वो देर से सोई थी, इसलिए सुबह देर से उठी। हया ने भी आज नहीं आना था, तो उसने भी छुट्टी कर ली। बुआ जी बिटिया। बुआ, रात को भाई ने मेरा पूछा तो नहीं? जब वो नाश्ता करने नीचे आई तो सबसे पहले बुआ से भाई का पूछा। नहीं, हमजा बेटा तो खुद रात को देर से आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया, खाना भी नहीं खाया। ये सुनकर बासवा ने सुकून का सांस लिया। उससे अगले रोज जब वो कॉलेज गई, हया मिलते ही बोली, उफ लड़की, तुमने जाने जुई पर क्या जादू किया है? उसने तुम्हारा पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खा लिया है। बासवा फौरन घबरा गई और बोली, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाय सदके जाऊं इस मासूमियत पे। वो उसके रुखसार को छूते हुए बोली, एमी तो नहीं, मेरा भाई तुम्हारे इश्क में दीवाना हुआ जा रहा। शर्म करो हया, क्या बकवास किए जा रही हो? बासवा उसकी बातों पर झीमते हुए बोली, बकवास नहीं मेरी जान, ये सच है। हया, बासवा ने उसे घूरा। वैसे वो तुम्हारा नंबर मांग रहा था। मैंने कहा तुम्हारे पास तो सैलरी नहीं है, तो कह रहा था कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो वो ला देगा। हयान ने उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अगर मेरे पास सेल होता भी तो मैं इन्हें अपना नंबर हरगिज नहीं देती। बता देना इन्हें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है? नहीं बासवा, तुम गलत समझ रही हो। जुई ऐसा लड़का नहीं है, ऐसे मत तड़पाओ मेरे भाई को। तुमने हमजा भाई से फ़ोन का नहीं कहना, मत कहो। मैं जुई से कहूँगी तुम्हें फ़ोन ला दे। नहीं हया, तुम उनसे ऐसा कुछ नहीं कहोगी।
नहीं कहती, अगर तुम वादा करो तुम हमसा भाई से बात करोगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आज ही करती हूँ बात। ये हुई ना बात, गुड गर्ल। रात को जब भाई घर आए तो वो डरते डरते उनके रूम में गई। वो नॉक करती अंदर आई और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। भाई वो मुझे कुछ बात करनी थी। बोलो। मसरूफ सा जवाब आया। वो भाई वो कुछ बोलोगी या वो ही करती रहोगी? वो उनके अंदाज पर गड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, वो आप मुझे मोबाइल फ़ोन ले देंगे? वो कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखते रहे और सर झुकाए खड़ी रही। बासफा को यूं ही लगा कि वो इनकार कर देंगे, मगर उसकी तवक्को के खिलाफ हुआ। ठीक है, मैं ला दूंगा। थैंक यू भाई। वो दिली खुशी को छुपाती शुक्रिया कहते बाहर आ गई। अगले दिन उसने हया को बताया कि भाई मान गए, तो वो भी बहुत हैरान हुई। हैरत है वैसे ये तुम्हारा खड़ूस भाई मान कैसे गया? खबरदार जो मेरे भाई को कुछ बोला तो। भाई जैसा भी था उसे बहुत अजीज था। अच्छा अच्छा, आई बड़ी मेरे भाई को कुछ मत बोलो। हया उसकी नकल उतारते बोली, वैसे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनती हो? हाँ ये भी है। और वो हाथ पर हाथ मारते हंसती। बासफा, वो जावियार तुमसे बात करने को बड़ा बेचैन है। उसने मुझे कहा था कि मैं एक दफ़ा अपने फ़ोन से तुम्हारी बात करवा दूं, मगर हयाई ने मुझसे क्या बात करनी है ये तुम उसी से पूछना, लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। उफो, एक दफ़ा उसकी बात सुन लेने में आखिर हर्ज ही क्या है? मगर यहाँ कैसे बात होगी? अगर किसी ने देख लिया तो? वो हया को टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर लगता था आज वो भी उसके हर एतराज़ का हल ढूंढ कर आई हो। तुम उसकी फिक्र ना करो, आओ मेरे साथ। उसे लिए वॉशरूम्स की बैक साइड पर आ गई जो जरा हटकर बने थे और वहाँ टीचर्स का आना नामुमकिन था। वहाँ पे और भी लड़कियां थीं जो फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थीं। उसे ऐसे लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं, मगर आज वो खुद ऐसी लड़कियों में शामिल होने जा रही थी। वो नहीं जानती थी अब से वो ऐसे काम करेगी जैसे करने का उसने पहले कभी सोचा भी ना था। हया भी वहीं उससे कुछ फासले पर बैठी थी। उसने हया को ध्यान रखने का बोला था कि कहीं कोई आ ना जाए। वो ऐसा पहली बार कर रही थी, इसलिए बहुत डरी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो प्यारी लड़की? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय, हमसे ना पूछिए हाल हमारा कि हिजर में आपके तड़प रहे हैं। वो पहले ही इतना कंफ्यूज हो रही थी, ऊपर उसकी बातें। उफ, जाने क्या जादू किया लड़की, हर तरफ तुम ही तुम नजर आ रही हो। उसकी हनुस खामोशी पर वो बोला, अब कुछ बोलो भी। जी जी, मैं क्या बोलूँ? लो जी, अब ये भी मैं बताऊँ? अच्छा बताओ, फ़ोन भेजूँ तुम्हारे लिए? जी नहीं, मैंने बोला था भाई से, वो ला देंगे। दैट्स ग्रेट। ठीक है, फिर तुम हया से मेरा नंबर ले लेना और फ़ोन मिलते ही मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है? जी चलो, फिर अब तुम्हारे नंबर पे बात होगी। ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना अपनी हसीन आवाज़ सुनाने में। जी, लगता है मुझे बस जी जी ही सुनने को मिलेगा। जी नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा जी, फिर कैसी बात है? मैं अब फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ठीक है प्यारी लड़की, अपना ख्याल रखना। उम्मीद है जल्द दोबारा बात होगी, बाय। वो फ़ोन बंद करके हया की तरफ बढ़ी। हो गई बात? हाँ हो गई। ऐसा क्या कह दिया जोए ने जो तुम यूं लाल टमाटर हो रही हो? आह, लगता है बड़ी रोमांटिक किस्म की गुफ्तगू थी। बको मत, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब चले यहाँ से। वो बात पलटने को उसे वहां से ले गई। बासफा ने हया से जावियार का नंबर ले लिया था और फ़ोन मिलते ही उससे कांटेक्ट किया। अब तो बस बासफा होती और उसका फ़ोन, उस पर कौन सा कोई नज़र रखने वाला था। उसका जब दिल करता जावियार से बात करती। मैं क्या कहूँ कि क्या हो तुम, जो पूरी हो सके वो दुआ हो तुम। दुआ से मांगा तो लगा ऐसे जैसे रब के मेरे लिए रजा हो तुम। जावियार जैसे मर्द के लिए बासफा जैसी लड़की को शीशे में उतारना कोई मुश्किल काम ना था। उसे लगा था बासफा इतनी आसानी से उसके काबू में नहीं आएगी, मगर वो तो जावियार की सोच से कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ निकली। वो उसे जितनी अथरी घोड़ी लगी थी वो उतनी ही आसान हदफ साबित हुई थी, और जो उसकी दो चार बातों से ही जेर हो गई थी। बासफा को जावियार बहुत अच्छा लगा था। जितनी तारीफें हया उसकी करती थी वो बासफा को उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके लिए सब बिल्कुल नया था। मम्मा पापा के बाद वो एक वाहिद शख्स था जो बासफा को इतनी तवज्जो देता था। वो अगर रूठती तो उसकी जान पे बन जाती, और वो उससे अपनी हर बात शेयर करने लगी थी। वो बाबा की तरह उस पर भरोसा करने लगी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि हर किसी पर भरोसा नहीं कर लेते। हर कोई बाप की तरह मुखलिस नहीं होता, और जब भरोसा टूटता है तब आपके पास कुछ नहीं रहता, ना पैरों तले ज़मीन, ना छत पे आसमां। मगर उसे कौन बताता? अगर कोई उसे समझाने वाला होता तो शायद वो भटकती ही नहीं। मगर कहते हैं ना, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, वो इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और इस मासूम सी लड़की पे भी बहुत जल्द वो वक्त आने वाला था। जावियार के संग दुनिया किसी फेरी टेल की तरह लग रही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अब वो सिर्फ बात ही नहीं करते थे, बल्कि एक दो बार मिल भी चुके थे। जावियार तो अक्सर ही बासफा से मिलने की जिद करता, मगर वो ही टाल जाती, और फिर उसके बेहद इसरार पर उसे मिलना ही पड़ता। वो घर से कॉलेज जाती और वहां से जावियार उसे पिक कर लेता। बासफा को वक्त वो लम्हे इस कदर हसीन लगते कि उसका बस चलता तो वो वक्त को वहीं रोक लेती। जावियार का आंच देता लहजा, उसे लगता वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जिसे जावियार जैसा हैंडसम एजुकेटेड लड़का मिला। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, और फिर उसकी ज़िंदगी में एक और वजूद का इजाफा हुआ। वो थी उसकी भाभी हरम। भाई ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। भाई ने उसे पूछना तो दूर बताना भी पसंद नहीं किया था, और हरम को उसके सामने ला खड़ा किया कि ये तुम्हारी भाभी है। खैर, उसे क्या इतराज़ होना था? वो तो हरम के आने से बहुत खुश हुई थी कि चलो घर की खामोशी
भरे माहौल में एक खुशगवार तब्दीली आएगी। वो और भाभी बहनों की तरह रहेंगी, मगर ये सब उसकी खाम ख्याली ही रही। हरम ने चंद दिनों में ही उसे बावर करवा दिया कि वो उससे और उसके मामला से दूर रहे। जाहिर है, जब भाई का सलूक ही ऐसा था तो भाभी का भी तो ऐसा ही होना था ना। बासवा अक्सर नोट करती, हरम को इस घर में उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे अजीब नज़रों से देखती। हरम के आने से वो और ज़्यादा खुद में महदूद हो गई। अब वो कॉलेज से आते साथ ही अपने कमरे में चले जाती। खैर, उसकी रूटीन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया था। पहले वो ज़्यादातर लॉन में ही रहती थी। कमरे में उसका दिल घबराता था, मगर अब वो अपने कमरे में ही रहती। ज़ावियार से अब भी उसकी बात वैसे ही होती थी। उसके रूम में कौन सा कोई आता था जो कोई मसला होता, मगर फिर ऐसा ऐसा भाई का रवैया भी तब्दील होने लगा। पहले तो इन्हें कभी कोई परवाह नहीं हुई कि वो क्या करती है क्या नहीं, मगर अब वो बात बे बात टोकने लगे थे। सारा दिन अपने कमरे में क्यों रहती हो? हरम को कंपनी दिया करो, वो सारा दिन अकेले काम करती है, उसका हाथ बटाया करो, हर वक्त मोबाइल पे मत लगी रहा करो, वगैरह वगैरह। वो उनकी बातों पर बहुत हैरान होती। लो भला काम था ही क्या जो हरम भाभी करती थी? हर काम के लिए तो मुलाजिम थे, और उसने क्या उनको कंपनी देनी थी जो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और मोबाइल तो पहले भी यूज़ करती रही, तब तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। फिर अक्सर ही इस तरह होने लगा। अक्सर तो उनसे इन बातों पर डांट पड़ती जो उसने किया ही नहीं होता था। तब उसे समझ आई कि ये सब भाई से कौन कहता है। उसे समझ नहीं आती थी कि आखिर हरम भाभी को उससे मसला क्या है। वो जब उनकी किसी बात में नहीं बोलती तो फिर भी उसका वजूद इन्हें क्यों खटकता है। वो शायद किसी भी तरह उसे यहाँ से निकालना चाहती थी, और उसका बेस्ट सोल्यूशन उसकी शादी थी, और वो शायद इसके लिए इस घर पर राज करना चाहती थी, इसलिए उसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकालना चाहती थी। हालांकि बेटियां तो होती ही पराई हैं, आज नहीं तो कल उन्हें जाना ही होता है। भाभी ने अपने रिश्तेदारों में कोई रिश्ता बताया तो भाई को और उन्होंने भी बगैर कोई छानबीन किए हाँ कर दी थी। उसके एग्जाम्स के बाद शादी की तारीख भी रख दी गई, और जिसकी शादी थी उसे किसी ने पूछना भी पसंद नहीं किया था। बासफा को जब शादी का पता चला तो बहुत परेशान हो गई। वो जुई के अलावा किसी और से शादी कैसे करती, और जावियार से भी क्या कहती। अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। आखिर बात क्या है बासफा? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? क्यों परेशान हो? जावियार कई बार बासफा से पूछ चुका था, मगर वो हर बार टाल देती। आखिर उसके बेहद इसरार पर उसे बताना ही पड़ा। जावियार भाई एग्जाम्स के बाद मेरी शादी कर रहे हैं। व्हाट? कब हुआ ये सब, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बासफा ने सारी तफसील जावियार को बता दी, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गया। प्लीज जुई कुछ करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। देखो तुम परेशान नहीं हो, मैं मम्मी से बात करता हूँ, इन्हें भेजता हूँ तुम्हारे घर। जावे अरे सच में परेशान हो गए था कि अगर इतना वक्त बर्बाद किया था उसने इस लड़की पर और अभी तक अपना मकसद पूरा ना कर सका, और वो तो अपने दोस्तों को भी बासवा का बता चुका था। तुम समझ नहीं रहे हो जुई, वो भाभी के रिलेटिव्स हैं, भाई इन्हें कभी इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इस सब का एक ही हल है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जावियार को अब अपना मकसद पूरा होता नजर आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं जावियार? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा तो ठीक है, फिर जिससे तुम्हारा भाई कह रहा है उसी से चुपचाप शादी कर लो। जावियार हाँ, तो इसके अलावा और कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना तुम्हारे पास? देखो हम बाद में मना लेंगे ना इन्हें, तुम परेशान क्यों होती हो? भाई है वो तुम्हारा, माफ कर देगा तुम्हें। लेकिन जावियार, लेकिन वेगिन को छोड़ो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हरगिज किसी और का होने नहीं दूंगा, समझी? चलो अब टेंशन छोड़ो और स्माइल करके दिखाओ। वो आपको कैसे नजर आएगी वो मैं कल जब तुमसे मिलूंगा तब देखूंगा। जी नहीं, हम कोई नहीं मिल रहे कल। बासवा ये गलत बात है, मैं जब भी मिलने का कहता हूँ तुम यूं ही करती हो। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, हम कल मिल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। सुनो, तुम्हें सलवा छोटी बहन से मिलने का बहुत शौक है ना, तो कल मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। सच्ची? जी हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूंगा। एक्चुअली जोई कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैं मिस नहीं कर सकती। बासवा में कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। जावियार आप जानते तो हैं एग्जाम्स होने वाले हैं। आई सेड नो एक्सक्यूज। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, मैं फारिग हो जाऊंगी 12 तक, 12:30 तक वहीं आ जाऊंगी। मैडम हम होटल में नहीं, मेरे फ्लैट में मिल रहे हैं। फ्लैट में क्यों? ओ कम ऑन बासवा, अब मैं सलवा को कहाँ होटलों में लेकर आऊंगा? लेकिन जावियार मैं फ्लैट में कैसे? बासवा सलवा होगी ना यार हमारे साथ। जावियार को अब गुस्सा आ रहा था बासवा पे, किसी बात में आ ही नहीं रही थी वो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मत आओ, ओके बाय। अरे जावियार सुने, तो मेरा वो मतलब नहीं था, बस तुम रहने दो, मैं समझ गया हूँ तुम्हारा जो भी मतलब था। तुमने ऐसा सोचकर मुझे मेरी ही नज़रों से में गिरा दिया है। साहब यार प्लीज़ नाराज़ तो मत हो, मैं आ जाऊंगी ना, आप मुझे एड्रेस बता दें। नहीं रहने दो अब तुम। जोई आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आजमाती हो तुम मुझे। जी बिल्कुल, और मुझे आप पे और आपकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। चलो अब मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जावियार अपनी कामयाबी पर सरशार सा मुस्कुरा दिया। आखिर इतनी मेहनत के बाद वो आज हाथ आ ही गई थी। आज वो बहुत एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी जावियार के हवाले से। आज वो पहली दफ़ा किसी से मिलने वाली थी, जाने वो सलवा को पसंद आती भी कि नहीं। इन्हीं सोचों में वो कॉलेज पहुंची। चंद ज़रूरी लेक्चर्स अटेंड करके वो
क्लास से निकल आई थी और पहले उसने सोचा ज़ावियार को मैसेज करके बता दे कि वो आ रही है, मगर फिर सोचा ऐसे ही जाकर उसे सरप्राइज करती है। इतने में ज़ावियार की कॉल आने लगी। बासवा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन साइलेंट पर किया और बैग में रख दिया। कुछ ही देर में वो मुकर्ररा जगह पर पहुंच गई। यहाँ आकर उसे घबराहट होने लगी। कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। दिल चाह रहा था वापस चली जाए, मगर फिर खुद को तसल्ली दी, ज़ावियार की बहन भी तो होगी ना, और मैं कौन सा उससे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। खुद को तसल्ली देती उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, मगर दिल था कि बेकाबू हो रहा था। एक अजीब सा एहसास था जिसे वो इस वक्त समझ नहीं पा रही थी। कोई अंदर, बहुत अंदर आगे जाने से रोक रहा था, मगर वो दिल की सब आवाजें दबाती आगे बढ़ती गई। अपार्टमेंट के सामने जाकर उसने बेल के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा खुला मिला। वो अभी आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसे अंदर से किसी की आवाज आई, यार सुई, कब आएगी वो तितली? अब मजीद इनका इंतजार नहीं हो रहा। आ जाएगी यार, अभी तो 12 नहीं बजे। जहां तक इंतजार का किया है वहां कुछ और सही। हाँ भाई, पहली बारी तेरी जो है इसलिए ऐसा कह रहा है। हमें तो अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अरसल ठंडी आह भरते बोला, ओए ड्रामेबाज बस कर। रोज तो तू रंग बिरंगी तितलियों के साथ होता है, नदीदे तेरा दिल नहीं भरता कभी? अरे यार, हम बहुत खुले दिल के बंदे हैं, हमारा दिल नहीं भरना कभी। अरसल की बात पर एक जानदार कहका गूंजा। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही क्या? आएगी भी, या हम बस उसकी राह ही तकते रहेंगे? आ जाएगी यार, क्लास में होगी इसलिए फोन नहीं अटेंड कर रही। परेशान तो जावियार भी हो रहा था। अगर बासवा ना आई तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी सब में, मगर बज़ाहिर वो रिलैक्स रहा। बासवा के कान साएं साएं करने लगे थे। उसे जैसे सब आवाजें आना बंद हो गई थी। कुछ टूटा था, बहुत जोरदार आवाज थी जो सिर्फ बासवा को ही सुनाई दे रही थी। भला दिल टूटने की, मान टूटने की आवाज किसी दूसरे को भी सुनाई दी है? ये तो जिस तन पर बीतती है वही जानता है। हाँ, वहां अंदर वो नफ्स के पुजारी किसी की इज्जत का जनाजा निकालने को तैयार बैठे थे, और बाहर खड़ी अपनी इज्जत बचने पर उस रब की शुक्रगुजार थी। अंदर बेसब्री थी तो बाहर शुक्र ही शुक्र था उस पाकजात का जिसने उसे इन दरिंदों की हवस का निशाना बनने से बचा लिया था। आज अगर वो उनके हाथ लग जाती तो ये सोचकर उसकी रूह तक कांप गई थी। आज उसकी मोहब्बत का ताजमहल टूटकर चिकनाचूर हो गया था। एक और हवा की मोहब्बत का अंजाम हवस पर ही खत्म हुआ था। तेरे इर्द गिर्द थे घूमते मेरी जिंदगी के मामले, तुझे ढूंढ लेने के शौक में मैंने अपना आप गवा दिया। बासवा से अब मजीद वहां रुकना दोभर हो गया था, और वो घर कैसे पहुंची ये सब बस वो ही जानती थी। इतना बड़ा धोखा वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जावियार ऐसा हो सकता है। पानी सर से गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ था कि वो क्या कर बैठी है। वो तो इस उम्र में थी जहां माँ बाप, खासकर माँ की तवज्जो की जरूरत होती है, मगर उसके सर पर तो किसी का भी हाथ ना था, जिससे वो बहक गई। उसका कदम बहुत बुरी तरह फिसल गया था और वो बड़ी जोर से मुंह के बल गिरी थी। न्यूज़ में आए दिन ऐसी खबरें शाया होती हैं जिन पे अब तो हम गौर भी नहीं करते, मगर जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है था। वासवा ने भी ऐसी बहुत सी खबरें इग्नोर की थी, मगर आज उसे इनके दर्द का एहसास हो रहा था, या शायद उसकी माँ की दुआओं का ही असर था जो आज वो दरिंदों से बच गई थी। मगर गलती तो उससे हुई थी, अपना दामन तो वो अपने हाथों ही दागदार कर चुकी थी। घर आकर सबसे पहला काम जो उसने किया वो था शुक्राने के नवाफिल। घर आते ही साथ ही उसने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उसने अपने रब की नाफरमानी की थी और एक नामहरम शख्स से राब्ते में रही थी। अगर वो अपने रब की नाफरमानी ना करती तो आज उसके साथ ये सब ना होता। 12 से अब तो 4 बज गए थे। बासवा तो ना आई थी और ना ही फोन उठा रही थी। साबियार के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो सब सुन चुकी है। उसी से उसका बुरा हाल हो रहा था। अब जबकि उसको उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था तो वो गायब थी। सबके सामने जो सुबकी हुई वो अलग। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, वो नहीं आने वाली। क्या यार जावियार, इतना इंतजार भी करवाया और कुछ हासिल भी ना हुआ। वो सब वहां से चले गए। वो जावियार मुस्तफ़ा जिसके सामने लड़कियां बिच बिच जाया करती थीं, आज एक दो कौड़ी की लड़की ने उसकी बेइज्जती करवा दी थी। जिन दोस्तों के सामने उसकी गर्दन तनी रहती थी आज बासवा की वजह से झुक गई थी। वो गुस्से से पेचोताप खाता मुसलसल बासवा का नंबर मिला रहा था। बासवा अपने आंसू साफ करते जायनमाज से उठी और बैग से अपना मोबाइल फोन निकाला। जावियार की ढेरों मिस कॉल थी। फोन एक दफा फिर आने लगा। हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ और फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? जावियार गुस्से को काबू में करते बजाय नॉर्मल लहजे में बोला। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जावियार, आप इतना गिरे हुए इंसान हैं। बल्कि आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोले। ये तुम क्या कह रही हो बासवा? मैंने कौन सा धोखा दिया है तुम्हें? बस करें जावियार मुस्तफ़ा, अब ये शराफत का चोला उतार फेंके। मैं आपकी और आपके इन घटिया दोस्तों की सारी बातें सुन चुकी हूँ। तुम आई थी यहाँ? हाँ आई थी, मगर शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने मुझे आप जैसे शैतानों के शर से महफूज रखा। किसी के घर की इज्जत से खेलने से पहले कभी अपनी इज्जत के बारे में सोचा? तुम्हारी भी बहन है जावियार मुस्तफ़ा, कल को कोई उसके साथ शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार जो मेरी बहन का नाम भी लिया तो। क्यों? अब क्या हुआ जावियार मुस्तफ़ा? अपनी बहन पे बात आई तो कैसे तड़पे हो? मैं भी किसी की बहन हूँ जावियार मुस्तफ़ा।
किसी की इज्जत हूँ। बड़ी देखी है तुम जैसी इज्जत और गैरत का ढंढोरा पीटने वाली। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। लड़कों से बातें करते, उनके साथ होटलिंग करते, कहाँ जाती है ये तुम्हारी नाम निहाद गैरत। अब बड़ी गैरत जाग रही है। इज्जत माई फुट। मत भूलो ज़ावियार मुस्तफ़ा, हमें बरगलाने वाले भी तुम शैतान ही होते हो। ओ बीबी, अपने जज्बात तो तुमसे संभाले जा नहीं रहे होते, बाद में ब्लेम दूसरों को करती हो। खैर, अब अगर तुम मेरी असलियत जान ही गई हो तो कल शराफत से आ जाना, वरना देखना ये शैतान तुम्हारे सर से आसमान कैसे छीनता है। मैं हरगिज नहीं आऊंगी, तुम्हें जो करना है करो। बासवा, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारी वजह से आज मेरी जो इंसल्ट हुई है उसका खुमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम कमीने घटिया इंसान, मैं हरगिज नहीं आऊंगी। अब बासवा को ठंडे पसीने आने लगे थे। वो बहुत बुरी तरह फंसी थी। ज़ावियार का मकरूह कहका गूंजा था। बासवा, जिसे ज़ावियार की हंसी बहुत अच्छी लगती थी, इस वक्त जहर लगी तो स्वीटहार्ट मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। लिबास तन से उतार देना, किसी को बाहों के हार देना, फिर उसके जस्मों को मार देना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। गुनाह करने का सोच लेना, हसीन परियां दबोच लेना, फिर उसकी आंखें ही नोच लेना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। किसी के लफ्जों के जाल देना, किसी को जज्बों की ढाल देना, फिर उसकी इज्जत उछाल देना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। नगरी में चलते जाना, हसीन कलियां मसलते जाना और अपनी फितरत पे मुस्कुराना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। सजा रहा है हर एक दीवाना, ख्याल हुस्न जमाल जाना, ख्याल क्या है हवस का तना, अगर यही मोहब्बत है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। बासवा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे अब अंदाजा हो रहा था वो बहुत गलत कर बैठी है, मगर अब वो उससे मिलकर गलती पर गलती नहीं कर सकती थी। मगर उसके ना जाने से भी मामला अब टलने वाला नहीं था। वो जानती थी ज़ावियार चुप करके बैठने वालों में से नहीं है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब उसकी इज्जत किसी हाल में महफूज नहीं रह सकती थी और वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। अब वाहिद सहारा खुदा की ज़ात ही थी। या अल्लाह, मेरी खता माफ़ कर दे मौला, मुझे इस शैतान से बचा ले मेरे मालिक। ज़ावियार, फिर तूने क्या सोचा उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? अरसल, जो बासवा के लिए बेकरार हो रहा था, ज़ावियार से पूछ रहा था। उस दिन के बाद आज सब लंच पर इकट्ठे हुए थे। अरे क्या कह रहे हो अरसल, भला शेर ने भी कभी शिकार को छोड़ा है? आसिम बोला। वो सब ज़ावियार को उकसा रहे थे ताकि उनका काम भी बन जाए। फिर कब उठा रहे हो उसको, देखो हमें भूलना मत। उमर एक मुस्कान दबाकर बोला। फिक्र मत करो, जल्दी ग्रैंड पार्टी करेंगे, ज़ावियार बोला। ज़ावियार का बासवा को कॉलेज से उठवाने का इरादा था और ये उसके लिए कोई मुश्किल काम ना था। वो अब बासवा को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। उसका इरादा परसों ही उसे उठवाने का था और इस काम के लिए उसके दोस्त ही काफ़ी थे। बासवा का अब घर से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था, मगर जाना उसकी मजबूरी थी। वो अपने ना जाने का भाई को क्या जवाब देती। उसके एग्जाम्स होने वाले थे, इन दिनों उसका जाना भी ज़रूरी था। अब तो हर हर आहट पर उसका दिल पत्ते की मानित कांप जाता था। कुछ बहुत गलत होने का एहसास कुंडली मारे दिल में बैठा था। ज़ावियार को अपने प्लान पर अमल करने का मौका ही ना मिल सका। उसने हाई स्टडीज़ के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था, जहाँ से उसको मेल आ गई थी और उसे जल्द ही डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर वहाँ जाना था। मगर जाने से पहले वो बासवा के सर से वाकई आसमान छीन ले गया था। उसने अपना कहा पूरा करके दिखाया था। आज ज़ावियार की फ्लाइट थी और वो जाने से पहले अपना बदला चुकाकर ही गया था। मर्द की अना पर जब चोट लगती है तो वो बिलबिला उठता है और फिर किसी का कितना नुकसान होता है इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। हमजा अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे कि उन्हें एक एनवलप मिला। एनवलप पे भेजने वाले का कोई अता पता ना था। उन्होंने एनवलप खोला तो अंदर से तस्वीरें निकली। जैसे जैसे वो तस्वीरें देखते जा रहे थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। वो आंधी तूफान की तरह घर पहुंचे। आज फिर एतवार का दिन था। इस एतवार के दिन ने ना जाने बासवा को और क्या क्या कुछ दिखाना था। बासवा बासवा हमजा घर आते ही गुस्से से चीखे नहीं बल्कि धाड़े थे और बासवा का दिल इतनी जोर से धड़का मानो अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। यकीनन बहुत कुछ गलत हो गया था। वो मरे कदमों से नीचे आई। जी जी भाई, आपने बुलाया? खुश्क होंठों को तर करते बमुश्किल बोली। हमजा भूखे शेर की तरह आगे बढ़े और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बेगैरत, बेहया, तुझे जरा शर्म ना आई ये सब करते हुए? अरे तुझ जैसी बेगैरतों को पैदा होते ही मार देना चाहिए। मम्मा पापा ये दिन दिखाने के लिए तुझे मेरे पास छोड़कर गए थे। अरे अच्छा होता उस दिन उनके साथ तू भी मर जाती। तूने तो कहीं हमें मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, इतने सालों की इज्जत खाक में मिला दी। अरे हमजा, हुआ क्या है आखिर, मुझे भी तो बताएं। हरम बोली। क्या बताऊं, ये देखो। हमजा ने वो तस्वीरें हरम को दिखाई। वो बासवा और ज़ावियार की सेल्फीज थी जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर ली थी। सेल्फी होने वजह से वो बेहद करीब थे। इस वक्त तो उसने सोचा भी नहीं था ये तस्वीरें जो वो इतने शौक से बनवा रही है, वो ही तस्वीरें उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, इतनी बेगैरती। देखा हमजा, इसलिए कहती थी जल्द अज जल्द जान छुड़वाओ इससे। अरे मुझे तो पहले ही शक था ये लड़की कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। हाय हमजा, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। हरम भी सीना
को भी करते हुए हमजा को गुस्से को मजीद बढ़ा रही थी और वो रोती पलटती अपनी इज्जत का जनाजा उठते देख रही थी। ना कर सके हम सौदागरों से दिल का सौदा, लोग हमें लूट गए वफा का दिलासा देकर। हरम, इससे कौन निकल जाए यहाँ से, मैं अब इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उसने हमारे इत्तेमाद को ठेस पहुंचाई है, इसके बाद ये यहाँ नहीं रह सकती। ये यहाँ रही तो जाने इसकी वजह से और क्या क्या कुछ देखना पड़ेगा। वो तो जब से खामोश बैठी थी, जैसे होश में आई। नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? भाई, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें प्लीज भाई। ये लड़की ड्रामेबाजी बंद कर और चल सामान उठा अपना और निकल यहाँ से। हरम इस मौके को कैसे हाथ से जाने देती। भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी माफ कर दें प्लीज मुझे। भाभी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। भाई, मुझे यहाँ से मत निकालें। वो हाथ जोड़े दोनों से इल्तिजा कर रही थी। ये सब तो हमारी इज्जत मट्टी में मिलाने से पहले सोचना था ना। तब तो तुझे भाई की इज्जत का ख्याल ना आया। अब ये तस्वीर बहाकर क्या साबित करना चाहती हो? जाओ उसी के पास जिसके साथ मुंह काला किया है। और फिर उसकी लाख मिन्नतों पर भी भाभी ने उसका सामान उसके मुंह पे मार के उसे निकाल बाहर किया। सर से छत के छिन जाने से कैसा लगता है ये कोई? उस वक्त तपती धूप में खड़ी बासवा रहमान से पूछे। मगर आखिर वो गिला करती भी तो किससे कि सब उसके अपने का नतीजा था जो उसे अकेली को भुगतना था। क्योंकि हर गुनाह की सजा तो हवा को ही अकेले भुगतनी पड़ती है। दामन तो औरत का दागदार होता है और मर्द बराबर का कसूरवार होने के बावजूद पाक साफ ही रहता है। घने पेड़ों में भी साया हमें नसीब नहीं। मेरे सूरज की भी सभी सिमतें तुम्हारी हैं। वो इंसानों से रहम की भीख मांग रही थी। भला इंसान कभी रहम करता है? वो वाहिद खुदा की जात है जो हमारी इतनी गलतियों और कोताहियों पे भी हमें माफ कर देता है। मगर बेहिस इंसान को रहम नहीं आता और उसकी भाभी और भाई को भी उस पर रहम नहीं आया। चिलचिलाती धूप में घर के बाहर खड़ी सोच रही थी कि कहाँ जाए। इस घर के अलावा कोई और साहिबा भी तो नहीं था। हया, ऐसे में बस हया ही थी जिसके पास वो जा सकती थी। वो वहां से सीधा हया के घर आई। हया के मम्मी डैडी इस वक्त घर पर नहीं थे। वो अकेली ही थी। बासफा, तुम इस वक्त यहाँ, और ये बैग, इज एवरीथिंग ओके? हया उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो गई थी। बासफा उसके गले लगकर सिसकने लगी। ओह माय गॉड, अच्छा तुम अंदर आओ। वो उसे लिए ड्राइंग रूम में आई और मुलाजिमों को पानी लाने का बोला। लो पानी पियो। उसने बासवा को पानी पिलाया। फिर थोड़ी देर खामोशी रही जिसे बासवा की आवाज ने तोड़ा। बासवा ने उसे सारी बात बता दी। अल्लाह बासवा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जावियार ऐसा नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ और वो तो कल सुबह ही अमेरिका के लिए रवाना हो गया है। तुम्हें क्या लगता है हया मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी थी। उसने कहा था मुझे वो बदला जरूर लेगा। उफ, मैं सोच भी नहीं सकती थी जावियार तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। मैं तो समझी वो तुम्हारे साथ फेयर है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, मगर आई एम सो सॉरी बासवा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं तुम्हें जावियार से मिलवाती, ना ये सब होता तुम्हारे साथ। नहीं हया, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? गलती तो मेरी ही है। हया, क्या तुम मुझे एक फेवर कर दोगी? काफी देर बाद वो बोली। हाँ हाँ बोलो। हया, क्या मैं एग्जाम तक यहाँ रुक सकती हूँ? आई प्रॉमिस, एग्जाम्स होते ही मैं चली जाऊंगी। मैं भाई से बात करूंगी, उनका गुस्सा ठंडा होगा तो वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। अभी उन्होंने मुझे गुस्से में निकाला है, वो भला कैसे मुझे यूं छोड़ सकते हैं? मैं उनसे माफी मांगूंगी तो वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। वो जैसे अभी तक शॉक्ड थी, जैसे उसे हमजा से इस हद तक की उम्मीद नहीं थी। हया जानती थी हमजा उसकी बात नहीं सुनेगा, मगर वो ये कहकर बासवा को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो बासवा? तुम जब तक चाहो रह सकती हो। हया आंटी को मेरे यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तुम उनकी फिक्र ना करो, मैं खुद ही सब मैनेज कर लूंगी। तुम बेफिक्र होकर रहो। ओ थैंक यू सो मच हया, थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर वही बात, अब अगर तुमने ऐसा कुछ कहा ना तो फिर देखना। इतने में आंटी भी आ गई। हया, ये कौन है? मम्मी, ये बासवा है। ओ, तो ये है बासवा, तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। हया तुम्हारा जिक्र बहुत करती है मुझसे। हया, ये बैग किसका है? उन्होंने बासवा के पास पड़े बैग को देखकर इस्तफसार किया। मम्मी, वो एक्चुअली बासवा लोगों का काफी अरसे से उम्रा पर जाने का प्लान बन रहा था, मगर वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पहले जा नहीं सके। अब जाना हुआ तो बासवा को एग्जाम्स की वजह से रुकना पड़ा। उसका यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है तो मैंने इसे यहीं बुलवा लिया और फिर मिलकर एग्जाम्स की तैयारी भी ठीक से हो जाएगी। ओह ठीक है बेटा, तुम इसे अपने रूम में ले जाओ। बासवा बेटे, इसे अपना ही घर समझना। जी शुक्रिया आंटी। चलो तुम लोग बातें करो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। हया, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तो बासवा, मैं इन्हें तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या बताती? एक बार एग्जाम्स हो जाएं फिर देखते हैं क्या करना है। तुम आओ थोड़ा रेस्ट कर लो। 15 दिन बाद उनके इंटर के फाइनल एग्जाम्स थे और एग्जाम से पहले वो दोबारा अपने घर गई, मगर दोनों बार ही भाई से मुलाकात ना हुई। हया भी उसके साथ गई और भाभी को सारी बात बताई। प्लीज भाभी, भाई को समझाए ना, इनसे कहें कि वो मुझे बस एक दफा माफ कर दें। ठीक है बासवा, मैं बात करूंगी, तुम परेशान ना हो। दोनों बार ही भाभी ने काफी उम्मीद दिलाई जिससे वो कुछ मुतमईन हो गई। उसे उम्मीद थी कि भाई भाभी के कहने पे उसे माफ कर देंगे, मगर हरम बेवकूफ थोड़ी ना थी जो मुसीबत से जान छूटने पर फिर से अपने सर पर मुसल्लत कर लेती। उसने तो उसे मौके से फायदा उठाया था। फिर वो एग्जाम्स में ऐसा मसरूफ हुई कि घर जाना ना हुआ।
एग्जाम से फारग होते ही वो घर गई, मगर घर पर लगे ताले को देखकर वो नामुराद वापस लौट गई। उसने सोचा शायद भाभी अपने मैके गई हुई है, इसलिए ताला लगा है, कल फिर आने का सोचकर वापस चलेगी। मगर अगले दिन क्या, मुसलसल एक हफ्ते दरवाजे पर लगा ताला उसका मुंह चिढ़ाता रहा। अब उसे घबराहट होने लगी थी। आखिर उसने साथ वाले घर से मालूम किया, सातिया बाजी भाभी की दोस्त हैं, यकीनन इन्हें पता होगा। यही सोचकर वो उनके घर गई तो उसे मालूम हुआ कि हमजा को यूके से एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है और वो सब लोग एक हफ्ता हुआ यहाँ से जा चुके हैं। अब बासवा का सर सही मैनों में चकराया था। उसने तो सोचा था अब तक भाभी ने भाई को मना लिया होगा, मगर वो क्या जानती थी तकदीर उसके साथ मजीद क्या खेल खेलने वाली है। वो तो काफी हद तक मुतमईन थी, मगर अब क्या हुआ, वो कहाँ जाएगी। भाई उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, उसने सोचा नहीं था। अब बासवा कहाँ जाएगी, उसकी जिंदगी में मजीद कितनी आजमाइशें हैं, एक खता की उसे कितनी सजा मिलेगी। वो तो शुक्र था कि वो नकाब में थी, इसलिए सातिया बाजी उसे पहचान ना सकी, वरना वो उनके सवालों के क्या जवाब देती। वो मरे कदमों से वहां से वापस लौट आई। जावियार, ये क्या किया तुमने, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जमीन मेरा आसमान सब छीन ले गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अल्लाह करे तुम्हें किसी पल सुकून नसीब ना हो। सारे रास्ते वो जावियार को कोसती रही, मगर इस सबसे जो मुसीबत उसके सर थी वो तो नहीं टल सकती थी ना। अब सबसे बड़ा मसला उसके रहने का था। एग्जाम्स खत्म हुए भी हफ्ता गुजर गया था, वो अब मजीद यहाँ कैसे रह सकती थी। आखिर उसने हया की मदद से एक हॉस्टल में कमरा लिया, जिसमें वो 4 लड़कियां रूम शेयर कर रही थीं। साथ में उसने हया के ही किसी जानने वालों के स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। चूंकि उसकी एजुकेशन कम थी, मगर प्रिंसिपल चूंकि हया की जानने वाली थी तो उसे जॉब पे रख ही लिया गया। इस मुश्किल घड़ी में जब उसका अपना भाई उसे तन तनहा छोड़ गया था, ऐसे में हया ने उसका बहुत साथ दिया था। वो उसकी बहुत मशहूर थी। इंटर का रिजल्ट आने के बाद हया हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई और बासफा फिर एक दफ़ा तनहा रह गई, मगर अब तो शायद तन्हाई ही उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। खैर, जिंदगी फिर रमा दमा हो गई। किसी के छोड़ जाने से जिंदगी रुक थोड़ी ना जाती है, वक्त का काम है गुजरना, सो वो जैसे कैसे गुजर ही जाता है। उसने भी खुद को जॉब और स्टडी में बेहद मसरूफ कर लिया। अब उसने इंटर के बाद प्राइवेट बीबीए भी कर लिया था। इन 2.5 सालों में बासफा ने वक्त से बहुत कुछ सीखा था। अभी तो सिर्फ इस वाक़े को 2.5 साल ही गुजरे थे, मगर यूं लग रहा था जाने कितनी सदियां बीत गई हों। एतबार से बेएतबारी का ये सफ़र बहुत लंबा था, जिसमें उसने अपना सब कुछ ही खो दिया था। कुछ भी तो नहीं था अब उसके पास, वो खाली हाथ रह गई थी, तन्हा इस फरेबी दुनिया का मुकाबला करने के लिए। वक्त ने जहां उसे सब कुछ छीना था, वहीं उसकी शख्सियत भी बदल कर रख दी थी। कभी दामन कभी पलकें भगोना किसको कहते हैं, किसी मजलूम से पूछो कि रोना किसको कहते हैं। कभी मेरी जगह खुद को रखो तो जान जाओगे कि दुनिया भर के दुख दिल में समोना किसको कहते हैं। मेरी आंखें मेरे चेहरे को एक दिन गौर से देखो, मगर मत पूछना वीरान होना किसको कहते हैं। तुम्हारा दिल कभी पिघले अगर गम की हरारत से, तुम्हें मालूम हो जाएगा रोना किसको कहते हैं। ब्रांडेड जूते और कपड़े पहनने वाली बासफा अब सादा से कपड़ों में बदल गई थी। बेतहाशा शॉपिंग करने वाली को बाजार के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। जिस बासफा के खाना खाने में इतने नखरे हुआ करते थे, भिंडी बैगन कद्दू करेले टिंडे, उसे इन सब्जियों से सख्त चिढ़ थी। घर में अगर ये सब्जी पकती तो उसके लिए अलहदा से खाना बनता, और दालें तो उसने कभी खाई ही नहीं थी। वो चिकन की दिलदाह अब हॉस्टल के रूखे फीके खाने खाती थी। जो सब्जियां और दाने उसने कभी चखे भी ना थे, यहाँ उसे वो सब खाना पड़ता था। उफ, इंसान को सिर्फ मौत का इंतजार करने के लिए सारी जिंदगी सफर करना पड़ता है, चाहे वो सफर कितना ही कांटों से क्यों ना भरा हो। उसे तय करते हम कितने ही लहूलुहान क्यों ना हो, मगर हर शख्स को अपना सफर तय करना ही है। दीमक ज़दा किताब थी यादों की जिंदगी, हर वर्क खोलने की ख्वाहिश भी फट गया। बासफा बासफा, सना की आवाज़ पर वो चौंकी। ना लफ्ज़ों का लहू निकलता है, ना किताब में बोल पाती हैं। मेरे दर्द के 2 गवाह थे, दोनों बेजुबान निकले। उसकी शहद रंग आंखों में टूटे कांच की सी चुभन थी। माजी से हाल तक का ये सफ़र हमेशा उसके लिए तकलीफदेह होता था। इन 2.5 सालों में जाने उसने ये सफ़र कितनी दफ़ा तय किया था, और हर दफ़ा उतनी ही तकलीफ होती थी। मगर वो क्या करती, वो असियतनाक लम्हे बुलाने वाले भी तो नहीं थे। भाई, जो कि मम्मा पापा के बाद उसका सब कुछ था, उसी ने ही उसे तन्हा दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया था। एक दफा भी नहीं सोचा वो अकेली कहाँ जाएगी, क्या करेगी। उसे हरम से शिकायत नहीं थी, शिकवा था तो अपने भाई से, वो तो गैर थी उसकी, मगर हमजा तो वो उसका भाई था, खून का रिश्ता था उनका। सना जो 6 माह से उसकी रूममेट थी, और अब उस रूम में वो और सना ही रहती थी। वो अपनी सोचों को झटकती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हाँ बोलो, एक तो तुम पता नहीं हर वक्त किस दुनिया में गुम होती हो, 10 आवाजें दो तो जवाब मिलता है। हाँ क्या हुआ, बासफा उसके अंदाज पर मुस्कुराती। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, आज वो खाने का टाइम हो गया है और वो खाना खाने चल दी। शायद खुशी का दौर भी आएगा एक दिन, गम भी तो मिल गए थे तमन्ना किए बगैर। अजियत का ये मुकाम भी दरपेश है, अब सहना भी दर्द है और कहना भी नहीं है। वो अपनी रिजर्व नेचर के बाइस यहाँ भी खामोशी रहती थी। सबको उसके मुतालिक इतना ही मालूम था कि उसका भाई अब्रॉड चला गया है और वो अपनी स्टडीज़ के लिए यहाँ है। सना
काफ़ी दफ़ा उसके मतलब उससे पूछती, मगर हर बार वो टाल जाती। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो अक्सर सोचती, जाने भाभी के रिलेटिव्स ने कैसा रिएक्शन किया होगा, भाभी ने उसके मतलब जाने क्या क्या कहा होगा। अब तो बस सोची थी क्या पछतावा था। जो हो गया था उसे अब कोई बदल नहीं सकता था। अब तो यही उसकी ज़िंदगी थी। उसे अब यहीं इसी हॉस्टल में रहना था, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी ज़िंदगी में मज़ीद तूफ़ान आने वाला है, जो एक दफ़ा फिर उसकी ज़िंदगी हिलाकर रख देगा। वो नहीं जानती थी उसकी किस्मत उसे कहाँ से कहाँ ले जाने वाली है। आज भी एतवार का ही दिन था। सना ने उसे साथ मार्केट चलने को कहा। पहले तो उसने इनकार कर दिया, मगर फिर याद आया कि उसे भी कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसने साथ चलने की हामी भर ली। सना, ये रिक्शे वाला हमें कहीं और ले जा रहा है, ये तो मार्केट का रास्ता नहीं है, रुको इसे। रिक्शे को अनजान रास्तों पर जाते देख वो घबराकर सना से बोली, यस स्वीटी, ये वाकई मार्केट का रास्ता नहीं है, क्योंकि हम मार्केट जा ही नहीं रहे। क्या मतलब? मार्केट नहीं जा रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं, बोलो। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मारे खौफ के उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके साथ और सना क्या कह रही है। वो तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा अब उसके साथ क्या होने वाला था। मारे खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उसने रिक्शे से छलांग लगाना चाही कि सना ने उसे अंदर घसीटा और एक रुमाल उसके नाक के करीब किया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। उसे जब होश आया तो खुद को बंद कमरे में पाया। वो एक छोटा सा हद से ज्यादा कमरा था, जिसमें कोई खिड़की कुछ नहीं था। जमीन पर एक चटाई थी जिस पर उसे लाकर फेंका गया था। कितने ही लम्हे उसने ये सोचने में लगे कि वो है कहाँ। फिर उसे याद आया वो और सना मार्केट जा रही थी, और फिर सना का अंदाज और उसकी बातें याद आई। उसका सर चकरा गया। ओह मेरे अल्लाह, अब मजीद किसी आजमाइश में मत डालना मेरे मौला। वो अपने चकराते सर को थामती दरवाजे तक आई और उसे पीटने लगी, कोई है, खोलो इसे। वो काफी देर चिल्लाती रही मगर बेसुध। आखिर थक कर वो कमरे का जायजा लेने लगी तो उसे एक और दरवाजा नजर आया। वो फौरन उसकी तरफ भागी, मगर फिर मायूसी हुई। वो वॉशरूम था। वहां मौजूद रोशनदान, उसे अंदाजा हुआ कि वो रात का पहर था। उसका सर बहुत भारी हो रहा था, जैसे उसे काफी डोज देकर बेहोश किया गया हो, और प्यास की शिद्दत से हलक भी कांटे उग रहे थे। जब कुछ ना समझ आया तो वापस चटाई पर आकर बैठ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बगैर दुपट्टे के है। बाजार जाते वक्त जो अबाया उसने पहना था वो इस वक्त गायब था। वो बगैर दुपट्टे के है, ये सोचते ही उसे घुटन होने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक हट्टा कट्टा बंदा अंदर दाखिल हुआ, जो दिखने में ही बदमाश लग रहा था। बासवा खुद में मजीद सिमट गई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी जो उसने बासवा के सामने रखी और खुद बाहर की जानिब चल दिया। सुनो, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो डरी हुई आवाज में बोली, मगर वो आगे से कुछ नहीं बोला और खामोशी से बाहर चला गया। वो जिस गंदी नजरों से उसे देख रहा था, बासवा को हौसला ही नहीं हुआ था मजीद कुछ बोलने का। उसने तो उसके वहां से जाने पर शुक्र किया था। उसे शदीद भूख और प्यास लग रही थी, मगर पानी के चंद घूंट ही पी सकी। इतना तो उसे अंदाजा हो रहा था वो उसको यहाँ किसी गलत मकसद के लिए ही लाए हैं, मगर वो अकेली इस बंद कमरे से कैसे निकल सकती थी? ऊपर से वो सदा की डरपोक और बुजदिल लड़की थी। जब दिल ज्यादा घबराने लगा तो उसने वजू किया और नवाफिल अदा करने लगी। उसे वक्त का अंदाजा नहीं था, तो नहीं जानती थी कि कौन सी नमाज का वक्त हुआ है, इसलिए उसने दिल के सुकून के लिए नवाफिल की नियत की और वहीं चटाई पर ही नवाफिल अदा करने लगी। अशर बादशाह खान वाले केस का क्या बना? पता लगा कुछ उनके ठिकानों का? अशर और वली ऑफिस में बैठे केस डिस्कस कर रहे थे जब हैदर जहांगीर उनके पास आए। अब्बू, अभी तक तो ज्यादा मालूमात हासिल नहीं हुई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही सबूत इकट्ठे कर लेंगे। एएसपी अशर हैदर हैदर जहांगीर से बोले थे। ठीक है बेटा, जो करना एहतियात से करना। जी अब्बू, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा, इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। जी अच्छा। 3 दिन हो गए थे उसे यहाँ आए हुए, और वही शख्स ही आकर उसे 2 वक्त का खाना दे जाता। आखिर वो कब तक भूखी रहती? चुपचाप खाने लगी। इसके अलावा अंदर कोई और शख्स नहीं आया था। अब बासवा को समझ नहीं आ रही थी उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। एक दो बार उसने इस गलीज शख्स से पूछा भी, मगर वो कुछ नहीं बोला। उफ, उसकी गलती की जाने उसे और कितनी सजा मिलनी थी, जाने उसकी यहाँ से रिहाई मुमकिन थी भी कि नहीं। अब आगे क्या होने वाला था ये सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बिलाखिर वो सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़कर पुरसुकून हो गई। जो होगा उसकी रजा से ही होगा। अब उसकी इज्जत का मुहाफिज उसका रब ही था। अब उसने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था। बादशाह खान का फोन है। वो इस वक्त बादशाह खान के फोन का ही इंतजार कर रहे थे। हेलो, एएसपी अशर स्पीकिंग। अशर अपनी मखसूस भारी आवाज में बोला। हाँ भाई एएसपी, क्या सोचा है फिर मेरी ऑफर के बारे में? ठीक है बादशाह खान, मुझे ऑफर मंजूर है। परसों लड़की के हाथ फाइल भेज देना, साइन हो जाएंगे। ये हुई ना बात। वक्त और जगह तय करके वो अब अपने अगले प्लान को तरतीब देने लगे। हमें सब काम होशियारी से करना होगा। बादशाह खान यकीनन अपनी किसी माहिर लड़की को ही इस काम के लिए भेजेगा। बस एक बार वो लड़की काबू आ जाए, फिर उससे सब उगलवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बस इस बात का ख्याल रहे लड़की काबू आने तक काम होशियारी से हो, बादशाह खान को इस बात की भनक भी ना पड़े। डोंट वरी सर, उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। गुड।
चलो लड़की उठो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बासवा परेशान सी बोली, मगर वो जवाब देने के बजाय उसके हाथ पीछे ले जाकर बांधने लगे। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मगर वो अपना काम खामोशी से करते रहे। हाथ बांधकर उसके मुंह पर टेप लगाई और आंखों पर पट्टी बांध दी। वो लोग उसे लिए एक कुशादा से कमरे में आए, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जदीद तराश तराश के साथ मगरबी लिबास पहने पहले से वहां मौजूद थी। लड़की तो बहुत ही प्यारी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वैसे मानना पड़ेगा सना को, लड़की तो एक से बढ़कर एक चुनती है। वो बासवा के रुखसारों को छूते हुए बोली, चलो लड़की ये सूट पकड़ो और जल्दी से शावर लेकर आओ। बासवा ने उसे साड़ी को देखा, जो जिसका ब्लाउज इंतहाई छोटा और आस्तीन गायब थी। ड्रेस देख उसे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत गलत जगह फंस गई है। जिस इज्जत को बचाते वो यहाँ तक पहुंची थी, वो इज्जत तो अब भी महफूज नहीं थी। मैं ये क्यों पहनूं? तुम लोग करने क्या वाले हो मेरे साथ? देखो मुझे तुम्हें तैयार करना है, टाइम कम है, जल्दी करो। मैं हरगिज ये बेहुदा लिबास नहीं पहनूंगी। देखो लड़की, अगर तुम यहाँ से छुटकारा चाहती हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तुम्हें बस एक फाइल साइन करवानी है, उसके बाद तुम आजाद हो। अगर ज्यादा बकबक करोगी तो नुकसान तुम्हारा अपना है। बासवा जान गई थी कि उसे हर हाल में उनकी बात मानना ही पड़ेगी, इसलिए खामोशी से जो वो कहते गए करती गई। कभी कभी हम कितने मजबूर और बेबस हो जाते हैं, वो सब भी करना पड़ता है जिसका कभी तसव्वुर भी ना किया हो। ऐसा लिबास जिसे बाजार में देखकर वो नफरत से मुंह मोड़ लिया करती थी, आज उसे इसी किस्म का लिबास सेवे तन करना अपनी रिहाई के लिए, जाने रिहाई फिर भी नसीब होनी थी कि नहीं। मगर वो नाउम्मीद होना नहीं चाहती थी। वो बुत बनी उसके सामने बैठी थी और वो जाने उसके मुंह पर क्या क्या लगा रही थी। ब्यूटिशियन के हाथों ने ऐसा कमाल किया कि चंद लम्हे तो बासवा भी खुद को देखकर हैरान रह गई। गोल्डन ब्लाउज के साथ ब्लैक साड़ी पहने वो किसी की भी होश उड़ाने की ताकत रखती थी। साथ में मुतनासिब मेकअप और ज्वेलरी ने उसे और होशरुबा बना दिया था। इतने में एक दरमियानी उम्र का शख्स कमरे में दाखिल हुआ, जिसकी आंखें बासवा के जिस्म में ही गड़ गई थी, जिसे वो नेट की साड़ी से ढांकने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह ने मुसलमान औरत को पर्दे का हुक्म क्यों दिया है, ये बात इस वक्त बासवा को इस हवसज़दा नजरों से बाखूबी समझ आ गई और उसे अपने रब पर बेइंतहा प्यार आया, जिसने एक खूबसूरत मोती को सिप में बंद करके उसकी कीमत वाजे कर दी। मानना पड़ेगा सानिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखते हैं एएसपी तुम कैसे इस देवी से बचते हो। बादशाह ने दिल में सोचा। थैंक यू सर, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली। फंसी, टाइम हो गया, ले जाओ इसे। और फंसी आगे बढ़कर उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इससे इसका मेकअप खराब हो जाएगा। फंसी ने अपने बॉस की तरफ देखा, जिसने उसे ऐसे ही ले जाने का इशारा किया। वो जगह रिहाइश से थोड़ा दूर थी। जैसे ही गाड़ी रिहायशी इलाके में आई, बासवा को वो जगह अनजान लगी। रात का वक्त था, इसलिए भी उसे जगह पहचानने में मुश्किल हो रही थी। वो जो रास्तों को बहुत गौर से देख रही थी, उसे शदीद झटका लगा। वो इस वक्त मुल्तान में नहीं, इस्लामाबाद में थी। उफ, यानी वो लोग उसे इस्लामाबाद ले आए थे। वो तो इस शहर से बिल्कुल नावाकिफ थी। तो सब लोग तैयार हो ना? अशर ने अपने साथियों से पूछा। जी सर। वली, तुम लोगों की गाड़ी मेरे पहुंचने से आधे घंटे बाद वहां आए। मैं वहां टाइम से पहले पहुंचूंगा। देखो सब काम होशियारी से हो, इन लोगों को जरा भी शक ना होने पाए। मुंतखब करदा जगह बादशाह खान की ही है, कुछ भी हो सकता है। उनकी गाड़ी को भी फोकस में रखना और जैसे ही मैं बोलूं फौरन इन्हें अरेस्ट कर लेना। ओके सर, चलो फिर। मूव टू योर पोजिशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। वो उन्हें थम्स अप करता अपनी मंजिल की जानिब चल दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक होटल के आगे रुकी। उसे फाइल थमाकर फंसी रूम से चला गया। अंदर का ख्वाबनाक माहौल देखकर बासवा का दिल जोरों से धड़का। कमरे की सजावट और उसका माहौल अपनी कहानी आप सुना रहे थे। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे के दरमियान में जहाजी साइज बेड पड़ा था, जिस पर सुर्ख मखमली चादर पर दरमियान में सफेद गुलाब की पत्तियों से हार्ट बना था। साइड टेबल्स पर भी फूलों के खूबसूरत बुके थे। दाहिनी तरफ सफेद सोफा सेट था, जिसके आगे पड़ी मेज पर फूलों की पत्तियां और कैंडल्स लाई गई थी, जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। खिड़कियों में सफेद और सुर्खी पर्दे पड़े थे। इस तरह के माहौल में तो कोई भी अपने हवास खो बैठता। वो फौरन घबरा कर पलटी और दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा तो लॉक्ड था। अब उसे ठंडे पसीने आने लगे। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत जैसे पहले की थी अब भी करना। सब आपके हाथ में है अल्लाह, मुझसे मेरा वकार मत छीनना। वो ज़ारों की तार आंसू बहाती अल्लाह से मदद मांग रही थी। इतने में दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ और कदम कदम चलता उसके करीब आया। बासवा का सांस अटकने लगा, हल्क में आवाज जैसे फंस गई। वो कदम कदम आगे बढ़ता जा रहा था और बासवा ने बेख्तियार ही कदम कदम पीछे हटती जा रही थी, मगर फिर उसके कदम रुके। पीछे दीवार थी। अशहर ने अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखे और उस पर झुका। वो उसे पीछे धकेलना चाहती थी, मगर उसका जिस्म मारे खौफ के हरकत करने से इनकारी हो गया। आखिर जब कुछ समझ न आया तो आंखें जोर से मीच ली, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें मीच लेता है। लेकिन आंखें बंद कर लेने से हकीकत थोड़ी ना बदल जाती है। मगर ये क्या, वो चंद लम्हों बाद दूर हट गया। बासवा ने डरते डरते आंखें खोली तो वो दूर खड़ा उसका जायजा ले रहा था।
माल तो बादशाह खान ने कमाल भेजा है, मगर वो जानता नहीं उसका पाला अशर हैदर से बड़ा है, उस जैसे किसी हैवान से नहीं। वो शजर सी खड़ी उसे देख रही थी, यानी उसके रब ने एक मर्तबा फिर उसकी इज्जत की हिफाजत की थी। इतने में कुछ लेडीज कांस्टेबल अंदर आई। ले चलो इसे थाने। बासवा को जैसे होश आया, दिमाग ने कुछ काम किया। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मैं तो यहाँ ये फाइल साइन करवाने आई थी, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी सफाई पेश करने लगी। ओ बीबी, ड्रामे बंद करो अपने, और तुम लोग सुना नहीं, लेकर चलो इसे। कैमरों की मदद से इधर उधर का सारा मंजर देखता बादशाह खान मुस्कुरा रहा था। उसने अशर के मुतमईन मुतालिक बहुत सुन रखा था, मगर फिर भी बादशाह खान को लगा कि इस मर्तबा वो नहीं बचेगा, क्योंकि जिस हीरे को उन्होंने भेजा था वो किसी भी मजबूत बंदे को झुका सकता था। मगर अशर वाकई नहीं डगमगाया। उसने तो उसे छुआ तक नहीं था। उसने कैमरे इसीलिए नस्ब किए थे कि वो उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करेंगे, मगर उसका प्लान फ्लॉप हो गया था और अब उसे जल्दी कोई और प्लान तरतीब देना होगा। बासवा के अरेस्ट होने की उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो तो खुद उस सबसे बेखबर थी। उसने इन्हें क्या बताना था, और वो दोनों बंदे भी नए थे। बादशाह खान भी एक माहिर खिलाड़ी था। मैं कितनी दफ़ा कहूँ, मैं नहीं जानती वो कौन लोग थे, मुझे नहीं पता, नहीं पता। वो हुसियानी अंदाज में चीखी, और वो जब से यहाँ आई थी एक ही बात कह कह के थक गई थी, मगर इन्हें उसकी किसी बात का भी यकीन नहीं आ रहा था। उसकी चीख का गला मुंह पर पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ ने दबाया था। उफ, एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में फंस गई थी। देखो लड़की, मैं आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, शराफत से बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। तुम्हें जो करना है कर लो, जो सच था मैं बता चुकी हूँ। बादशाह खान बारूदी मवाद की स्मगलिंग करता है, और ये काम वो सब्जियों के ट्रकों के जरिए करता है, और अपना मखसूस ट्रक बगैर किसी रुकावट गुजारने के लिए उसे अशर के साइन की जरूरत थी। अशर के इनकार करने पर बादशाह खान ने उसे बहुत सी ऑफर्स दी, जिस पर बिलाखर उसने हामी भर ली, मगर अशर ने यह हामी किसी और नियत से भरी थी। उसे बादशाह खान के खिलाफ सबूत चाहिए था, जिसके लिए उसने लड़की के लिए हामी भरी थी, मगर प्लान नाकाम रहा। बादशाह खान इस बार भी बच गया। अब इन लोगों का तशद्दुद शदीद हो गया, जिसे सहना बासवा जैसी लड़की के बस से बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या कहे जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। कितनी अजियत देती है वो सजा, जब आप बेकसूर हो और फिर भी आप सजा के मुस्तहिक ठहरे। हैदर जहांगीर जो कि कमिश्नर थे, और ये उनका आखिरी केस था जिसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाना था। उन्होंने खुद बासवा के पास जाकर बात करने का सोचा। जाने क्यों इन्हें यह लड़की बेकसूर लगी थी, और कुछ वो दिल के भी बहुत नरम थे, सो मामला आराम से ही हल करना चाहा, वरना पुलिस वालों के तशद्दुद से कौन नावाकिफ था। वो तो शायद ये भूल ही जाते अगला बंदा इंसान है। देखो बेटा, आपको इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें सच बताएं, हम आपको हिफाजत की गारंटी देते हैं। सर, मैंने जो इन्हें बताया वो बिल्कुल सच है। अब मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? आप मुझे सारी बात दोबारा बताएं। बासवा ने रोते हुए इन्हें हॉस्टल से लेकर अब तक की सारी बात दोबारा से बताई, इस उम्मीद से कि किसी को तो यकीन आए। कुछ मार का असर था, कुछ जहनी अजियत थी कि वो रोते रोते बेहोश हो गई। उसकी हालत उसके बेकसूर होने की गवाह थी, मगर वो इस वक्त किसी और जगह नहीं, जेल में थी, जहां सबूत ज्यादा अहमियत रखते थे। ड्राइवर और फंसी का भी यही हाल था। दोनों मार खा खा कर बेहाल थे, मगर जानते वो भी कुछ ना थे। अशर ने इन तीनों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर ली थी। फंसी छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस था, मगर बहरहाल बादशाह से इन तीनों का कोई ताल्लुक नहीं निकलता था, और इस बात की तस्दीक बादशाह खान के फोन कॉल ने भी कर दी थी। वो और वली बैठे इन लोगों की हिस्ट्री फाइल ही देख रहे थे कि बादशाह खान की कॉल आई। हेलो, हाँ भाई शहजादे, कितनी मालूमात दी इन लोगों ने मेरे मुतालिक। बादशाह खान को धोखा देना इतना आसान नहीं है अशर हैदर। वैसे यार मान गए, तुम्हें इतनी कयामत चीज भेजी थी, मगर तुमने यही सब बकवास करने के लिए फोन किया है? ये क्या बकवास थोड़ी है। वैसे अभी तक इस आफत की पुड़िया को अपने पास ही रखा हुआ है, कब छोड़ रहे हो उसे? तुम नहीं तो हम ही कुछ। अशर उसकी बात काट कर बोला, बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारी इस घटिया गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए फोन रख रहा हूँ। आइंदा अगर कोई काम की बात हो तो ही फोन करना। अल्लाह हाफिज। बादशाह खान की इस किस्म की घटिया गुफ्तगू पर उसका खून खौल उठा। 2 दिन बाद बासवा को होश आया था। तशद्दुद के निशान अभी भी उसके जिस्म पर मौजूद थे। प्यास की शिद्दत से गला खुश्क हो रहा था। अपने चकराते सर को थामते उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। इतने में नर्स अंदर आई, जिसने उठने में मदद दी और पानी पिलाया और डॉक्टर को बुलाने चल दी। हाउस यू फीलिंग नाउ? फाइन, वो धीमे लहजे में बोली। इतने में हैदर जहांगीर अंदर आए। इन्हें देखते ही बासवा की रंगत पीली पड़ गई। क्या अब ये दोबारा मुझे साथ ले जाएंगे? वो तशद्दुद याद आते ही वो हवास बाख्ता सी बोली। मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगी। मैं सच में नहीं जानती वो लोग कौन है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज मेरा यकीन करें, मुझे जेल नहीं जाना। रिलैक्स बेटा, मैं आपको जेल ले जाने नहीं आया। वो हैरत से इन्हें देखने लगी। हाँ, मैं जान गया हूँ आप बेगुनाह हो, सो अब आप रिलैक्स हो जाओ। जैसे ही आप ठीक हो जाओगी आप जा सकती हो। बासवा ने सुख का सांस लिया। मैं चलता हूँ, अब आप रेस्ट करो। उनके जाने के कुछ देर बाद वो भी नींद की वादी में चली गई।
हैदर साहब को अब उसके ठीक होने का इंतजार था। वो जल्द अज जल्द उसे उसके घर वालों के हवाले करना चाहते थे। इतने दिन से वो लापता थी, जाने उसके घर वाले उसे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे। और फिर बादशाह खान की घटिया गुफ्तगू भी अशर इन्हें बता चुका था, जिसकी वजह से वो मजीद परेशान हो गए थे। जाने बासफा इन्हें अपनी अपनी सी क्यों लगी थी। वो एक नरम दिल इंसान जरूर थे, मगर इस लड़की के लिए वो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहे थे। उसकी शहद रंग आंखें उन्हें किसी बहुत अपने की लगी थी। फिर वो खुद ही अपने ख्यालात को झटकते बोले, अल्लाह न करे ये वही हो। मैं भी भला क्या सोचे जा रहा हूँ, वो यहाँ कैसे हो सकती है। वो जहाँ भी हो, अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। अब बासवा को आगे की फिक्र हो रही थी। वो तो बिल्कुल खाली हाथ थी। अब वो यहाँ से कहाँ जाएगी, अनजाना शहर था। अगर वो फिर बादशाह खान के हाथ लग गई तो कितने ही सवालिया निशान थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि हैदर जहांगीर रूम में दाखिल हुए। उसने चौंक कर आने वाले को देखा। कैसी तबीयत है बेटा अब आपकी। जी मैं अब ठीक हूँ। गुड। तो अब आप घर जाने के काबिल हैं। क्या मैं रात यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। वो जाने के नाम पर घबरा गई। ठीक है, आप रात यहाँ रुक सकती हैं, लेकिन मुझे अपने घर वालों का एड्रेस दें ताकि मैं इन्हें मुतला कर सकूं। घर वाले एड्रेस, वो अजीब से अंदाज में बोली। लगता है ये अभी भी शौक में ही है। हैदर साहब को उसकी जहनी हालत ठीक नहीं लगी। उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया ताकि उसकी हालत संभलने पर उसे उसके घर वालों के हवाले करें। अभी वो ऐसी हालत में नहीं थी। लड़की का मामला था। इस हालत में उसके घर वाले क्या समझते, वो उसे मजीद संभलने का मौका देना चाहते थे। वो वहां से उठकर बाहर आए और अपने घर फोन करके शास्ता बेगम को सारी सूरत हाल समझाई और इन्हें कपड़े लेकर हॉस्पिटल आने को कहा। वो हैरत से अपने सामने खड़ी इस नफीस सी खातून को देख रही थी। बेटा, ये मेरी मिसेज हैं। हम आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जी आपके घर, मगर मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ। वो घबरा कर बोली। बेटा घबराओ नहीं, मुझे अपने अबू की तरह ही समझो। तुम हमारे घर बिल्कुल महफूज हो। हैदर साहब उसकी घबराहट समझ सकते थे। शास्ता बेगम ने भी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से समझाया। बासफा के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो इस वक्त पूरी तरह से उनके रहमो करम पर थी। वैसे भी इस हालत में वो और जाती भी तो कहाँ। सो वो उनके साथ उनके घर चली आई। अब जाने और क्या क्या देखना बाकी है। उसकी एक छोटी सी खता उसे कहाँ से कहाँ ले आई थी। अब जाने यहाँ से कहाँ जाना था। ऐ किस्मत तेरी मेहरबानी कि हम कहाँ से कहाँ चले आए। इन्हें घर पहुंचते रात हो गई थी। वो झिझकते हुए लॉन्ज में दाखिल हुई जहां सब लोग उन्हें का इंतजार कर रहे थे। वो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गई। अरे घबराओ नहीं, आओ मैं सबसे तुम्हारा तारुफ करवाती हूँ। हैदर साहब के तीन बेटे थे। बड़ा काशान जो कि बिजनेस में था, उससे छोटा अशर जो पुलिस में था, और सबसे छोटा जैद जो कि डॉक्टर था। उसके अलावा अनुशे जो कि काशान की बीवी थी, और उनका 2 साला बेटा अदन। सभी उससे बहुत मोहब्बत से मिले और वो इन सादा दिल लोगों के दिल से मोतरफ थी जो इतने बड़े ओहदों पर फाइज होने के बावजूद कितने सादा और अच्छे थे। इनसे पहली दफा मिलने में भी यूं लग रहा था जैसे वो सब एक दूसरे को कब से जानते हों। इतने मिलनसार लोग उसने पहली दफा देखे थे। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया। सवाए अशर के उसकी मुलाकात बाकी सबसे हो गई थी। सुबह हस्बे मामूल उसकी आंख फजर की आजान पर खुल गई थी। नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर आकर घर का जायजा लेने लगी। हैदर विला बहुत ही खूबसूरत था, किसी महल जैसा। सबसे खूबसूरत हिस्सा उसे लॉन का लगा था, जहाँ रंग बिरंगे फूलों में जैस्मीन की हसीन कलियां भी थे। उसे जैस्मीन की खुशबू बेहद पसंद थी। लॉन के एक हिस्से में बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन भी था, जिसका पानी साफ शिफाफ था। अनुशे बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी। जल्द ही बासवा की उससे दोस्ती हो गई। सारा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। इतने अच्छे माहौल में उसकी हालत भी जल्द संभल गई। रात खाने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो लॉन में आ गई और नरम घास पर चहलकदमी करते आगे के बारे में सोचने लगी। उसे सब लोग बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ उसकी इज्जत भी महफूज थी। आंटी इतने अच्छे दिल की हैं, अगर मैं इन्हें सच बताकर यहाँ रहने की दरख्वास्त करूँ तो क्या वो मुझे यहाँ रख लेंगी। माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है, काम वाली बनाकर ही रख लें। अगर इन लोगों ने ना रखा तो। वो अपने ही ख्यालों में गुम मुड़ी तो किसी से बहुत बुरी तरह टकरा गई। अशर जो कि अभी अभी घर आया था, इस वक्त किसी को घास पे टहलते देख सीधा इधर ही आ गया, क्योंकि उनके घर में इस वक्त तो कोई भी बाहर नहीं आता था। तो फिर ये कौन था। वो अभी करीब पहुंचा ही था कि सामने वाला वजूद एकदम मुड़ा और उससे टकरा गया। इससे पहले कि बासवा गिरती, अशर ने बर वक्त उसे थामकर गिरने से बचाया। मुड़ने से उसके चेहरे पर लाइट पड़ी, जिससे उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो जो इस अवतार पर बौखला गई थी, टकराने वाले को देखकर और भी हवास बाख्ता हो गई। आप तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे खशमगी नजरों से घेर घूर रहा था। जी मैं वो घबराहट के मारे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। उसने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था दोबारा इस शख्स से सामना होगा। उस दिन का सारा वाकया फिर से आंखों के सामने आ गया, और जो उसका हुलिया था। साफ साफ बताओ अब यहाँ किस मकसद से आई हो।
मैं खुद नहीं आई, वो सर लेकर आए थे। कसम से मैं तो जानती भी नहीं ये आपका घर है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात खत्म की। जिन नज़रों से वो उसे देख रहा था, अच्छे भले बंदे का इत्तेमाद हवा हो जाए। वो तो पहले फिर से घबराई हुई थी। अशर का तो ये सुनकर पारा हाई हो गया। अब्बू ऐसे कैसे किसी को भी उठाकर घर ला सकते हैं? उसके साथ नरमी करना और बात ही कजा उसको घर लाकर बिठा दिया, हद हो गई। वो गुस्से से खौलता सीधा हैदर साहब के पास गया। अब्बू, आप इस थर्ड क्लास लड़की को कैसे घर ला सकते हैं? जाने अब यहाँ किस नियत से आई है। आप सब जानते हैं फिर भी। अशर, ये बात करने का कौन सा तरीका है? और मैं सब जानता हूँ, इसलिए लाया हूँ उसे। बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से समझाने लगे। देखो बेटा, वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं थी कि हम उसे तन्हा छोड़ देते। तुमने खुद ही तो सारी मालूमात इकट्ठी की थी। वो इस शहर की नहीं है तो अकेले कहाँ जाती? और फिर वो बादशाह खान, अल्लाह ना करे अगर फिर से उसके हाथ लग जाती तो? लड़की ज़ात है और फिर इतने अरसे से लापता है। ऐसे में घर वाले जाने कैसा सलूक करें। हम इसे मिलकर इन्हें खुद सारी बात बताएंगे तो ये इस लड़की के लिए भी बेहतर होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी अब्बू। हर काम जो उसे करने वाला नहीं होता अशर। कितनी दफ़ा समझाऊं तुम्हें? मैं क्या करूं अब्बू, खुद ही गुस्सा आ जाता है। और हैदर साहब उसके अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए और फिर उससे इस केस के मुतालिक पूछने लगे जिस सिलसिले में वो शहर से बाहर गया हुआ था। पहले तो उसने सोचा था आंटी को सब सच बताकर उनसे उनके यहाँ रहने की भीख मांग लेगी, मगर अशर को देखने के बाद उसने अपना इरादा बदल लिया। सुबह अंकल के जाने के बाद मैं भी वो यहाँ से चली जाऊंगी, इससे पहले वो मुझसे दोबारा से घर वालों के मुतालिक पूछें। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर मैं जाऊंगी कहाँ? कहीं भी जाऊं मगर यहाँ नहीं रहूंगी। उफ, कैसे घुर रहा था मुझे। जाने क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। खुद से बातें करने की आदत तो बहुत पुरानी हो चुकी थी। बासफा के ख्याल के मुताबिक खुद से बेहतर और कोई सामने हो ही नहीं सकता। खुद से अच्छी तरह बातें कर लेने के बाद वो ईशा की नमाज अदा करने उठ गई और अपने रब से मदद तलब की। बेशक वो सबसे बड़ा मददगार है। अगली सुबह सबके जाने के बाद वो भी जाने की इजाज़त लेने शास्ता बेगम के पास आई। आंटी, अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ तो मैं जाने की इजाज़त चाहूँगी। आप सब ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। पहली बात बेटा, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, इसलिए ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत करो। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो वो और भी कुछ कहना चाह रही थी मगर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। और दूसरी बात, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। रात को तुम्हारे अंकल आएंगे, उन्हीं से पूछना। लेकिन आंटी, मैं बस कह दिया ना, तुम अभी कहीं नहीं जा रही। उनके मान भरे अंदाज पर उसे रुकना पड़ा, मगर अब उसे अंकल के पूछे जाने वाले सवालों से डर लग रहा था। वो अपने बारे में इन्हें क्या बताएगी? अल्लाह जी प्लीज़ हेल्प मी। वो अपने होंठ काट कर रह गई थी। रात खाने के बाद अंकल ने उसे स्टडी में बुलाया। वो नॉक करके अंदर आई। अंकल, आपने मुझे बुलाया? वो जानती तो थी ही उन्होंने क्यों बुलाया है। हाँ बेटा, आओ बैठो। उन्होंने उसे पास ही पड़ी चेयर पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। बेटा, आपकी आंटी बता रही थी कि आप जाना चाहती हैं। उन्होंने बात का आगाज किया। जी, वो अब भी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ तो अब जाने की इजाज़त चाहती हूँ। हाँ माशाल्लाह से अब तो हमारी बेटी पहले से ठीक लग रही है। तो बेटा, आप मुझे किसी रिलेटिव का कोई कांटेक्ट नंबर दें, मैं इनसे बात करके आपको खुद उनके हवाले करूँगा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोली, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। क्या मतलब? कोई तो होगा आपके फादर या मदर के, कोई बहन भाई, कोई कज़न, कोई तो होगा। वो फिर खामोशी से अपने होंठ काटने लगी। नर्वसनेस उसके हर हर अंदाज से जाहिर हो रही थी, जिसे हैदर साहब ने भी नोट किया। क्या बात है बासफा, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? जो बात है खुलकर कहे। उसके अंदाज पर अब हैदर साहब भी परेशान हो गए थे। अब बासफा के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने खुश्क होंठों को तर करते बोली, वो दरअसल अंकल, मेरे पापा ने मम्मा से लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से उनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया था और फिर कभी उनसे कोई राब्ता नहीं किया। उनकी डेथ के बाद मैं और भाई ही थे। हमजा भाई को यूके में बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई और वो वहाँ चले गए और मैं हॉस्टल में, इसलिए अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। वो एक ही सांस में बोलती चली गई। तुम्हारे फादर का पूरा नाम क्या है? वो बमुश्किल बोल पा रहे थे, दिल अनजाने खौफ से लर्जा। रहमान जहांगीर और मदर शगुफ्ता हसन। हैदर साहब ने इस्तफसार किया। जी, और हमजा, मेरा हमजा जानती, वो 4 साल का था जब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा था और आखिरी दफ़ा भी। वो शॉक्ड सी उनकी बातें सुन रही थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल रहमान जैसी हैं। मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी लगा था, मगर फिर मैंने अपने ख्याल को झुठला दिया कि तुम भला कैसे हो सकती हो, मगर मुझे ठीक लगा था। ये तुम ही थी मेरे रहमान की बेटी। मेरी बेटी? वो बेरख्त सा बोल रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हैरत ज़दा सी बोली। बेटा, मैं तुम्हारा ताया हूँ, रहमान का भाई। रहमान मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही था। रहमान साहब की बात बचपन से ही शास्ता की बहन से तय थी, मगर उन्होंने अपनी क्लास की लड़की शगुफ्ता से शादी कर ली। हैदर साहब ने इस बात को अना का मसला बना लिया था।
उनके लिए अपनी जुबान से मुकरना बहुत शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए गुस्से में आकर रहमान साहब को घर से निकाल दिया और इनसे तमाम ताल्लुक तोड़ दिए। वो काफ़ी दफ़ा आते रहे भाई से माफ़ी मांगने, मगर उन्होंने माफ़ ना किया। शास्ता का दिल बहुत तड़पता था। आखिर बेटा समझती थी इन्हें, मगर हैदर साहब ने किसी की ना सुनी। आखिरी बार रहमान 4 साल हमजा को भी साथ लाए कि भाई का दिल पिघल जाए, मगर नाकाम ही लौट गए। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा इधर का रुख नहीं किया और ज़िंदगी की मुश्किलात में गुम हो गए। पिछले 4 साल से हैदर साहब किसी को भी बताए बगैर रहमान को ढूंढ रहे थे, मगर वो इन्हें कहीं ना मिले। मेरा रहमान मुझसे मिले बगैर ही इस दुनिया से चला गया। कितना बदबख्त हूं ना मैं, अपने भाई का आखिरी दीदार भी ना कर सका। वो मुझसे रूठा ही इस दुनिया से चला गया। मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं उन्होंने आगे बढ़कर बासपा को सीने से लगाना चाहा, मगर वो उनके हाथ झटकती उनकी बात काटते बोली, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपने बाबा को तो सजा दी, हमें भी अपनों से उनकी मोहब्बत से दूर रखा। क्या पसंद की शादी करना इतना बड़ा गुनाह था जिसकी आपने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। आप हम सबके गुनाहगार हैं, जिसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। वो रोते हुए वहां से जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर दरवाजा खोलते ही सामने काशान भाई को खड़े पाया। क्या हुआ बासवा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? काशान, जो कि हैदर साहब से बात करने आए थे, वो उसे इस तरह से रोता देखकर परेशान हो गए, मगर वो कोई जवाब दिए बिना वहां से चली गई। वो हैरान से अंदर की जानिब बढ़े, मगर अंदर का मंजर और भी जानलेवा था। हैदर साहब अपने बाएं जानिब दिल पे हाथ रखे ढह गए। काशान फौरन उनकी तरफ लपका, अब्बू, अब्बू क्या हुआ आपको अब्बू? मगर जवाब निदारद। वो उनकी खराब हालत देखकर फौरन इन्हें लिए हॉस्पिटल दौड़े। हैदर साहब को अटैक हुआ था, मगर अटैक ज्यादा सोए नहीं था। 2 दिन बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बासवा ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो इस सब के लिए खुद को कसूरवार समझ रही थी। उसे इनसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए थी। बाद में उसने अपने रवैये की माफी भी मांगी थी। वो उनके लिए सूप बनाकर लाई थी। जब उन्होंने उसे अपने पास बैठने को कहा, बासवा, मुझे हमजा का नंबर दो, मैं जरा उसके कान खींचूं। इतना लापरवाह हो गया कि अकेली बहन को छोड़ के परदेश चला गया। जी, हमजा भाई का नंबर। उसे इस सब की तवक्को नहीं थी, इसलिए घबरा गई और सोचने लगी क्या जवाब दे। हाँ, उसका नंबर तो होगा ही ना तुम्हारे पास, जिससे वो बात करता था। हाँ जी, फोन करते थे ना भाई, मगर नंबर तो मेरे फोन में था और वो तो गुम हो गया। अब इतना लंबा नंबर था, जबानी याद नहीं है। झूठ बोलते जैसे बच्चों की जुबान लड़खड़ाती है, वैसे उसकी भी लड़खड़ाई थी, मगर वो बच्ची नहीं थी। सो काबू पा गई। जैसे ही उनकी हालत संभली, उसने जाने की इजाजत मांगी। अब वो हमेशा के लिए थोड़ी ना यहाँ रह सकती थी। मगर उसकी बात सुनते ही हैदर साहब गुस्से से बोले, कहीं नहीं जा रही तुम, मैं हरगिज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और हॉस्टल तो बिल्कुल भी नहीं। पहले नतीजा भुगत चुके हैं, अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाता तो। मेरे पास इस हमजा का नंबर नहीं है, वरना उसकी ऐसी खबर लेता कि सारी उम्र याद रखता। लो भला, अकेली लड़की को छोड़ गया यहाँ। नहीं ताया अबू, वो तो ले जाना चाहते थे, मगर मैंने ही इनकार कर दिया। मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी। अरे तुम तो वो बच्ची हो, वो कोई बच्चा थोड़ी है जो तुम्हारी बात मानकर छोड़ गया अकेले। उसे क्या पता नहीं यहाँ के हॉस्टल्स का। उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त वहां शायस्ता, अनुशे, बासफा और हैदर साहब ही थे। और खबरदार जो दोबारा जाने का नाम लिया तो अगर ताया अब्बू को पता चल जाए मैं हॉस्टल कैसे पहुंची तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उन्होंने तो अब्बू को निकाल दिया था, तो क्या मुझ जैसी लड़की को रखेंगे? यकीनन ये लोग भी भाई की तरह मुझे निकाल बाहर करेंगे। या अल्लाह, मेरा भरम रखना, मुझे ये छत देकर मुझसे छीनने का मत, अल्लाह प्लीज। उसे यहाँ आए 2 माह हो गए थे। वो सबके साथ बहुत घुल मिल गई थी, सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसने भी खुद को जल्द ही एडजस्ट कर लिया था। उसे खाना बनाना नहीं आता था। ताई अम्मी इतना मज़े का खाना बनाती थी, तो उसने उनसे फरमाइश की कि उसे भी सिखा दें। ये शायद खुद को फजूल सोचों से बचाने की लाशूरी कोशिश थी। वो इस काम में बिल्कुल अनाड़ी थी, इसलिए उसे बहुत मुश्किल हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता बनाते अब वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। उसकी मम्मा के हाथों में बहुत जायका था, जो कि उसके हाथों में भी था। चूंकि उसने पहले कभी कुछ बनाया ही नहीं था, तो उसे अंदाज़ा नहीं था वो इतना अच्छा खाना बना सकती है। किचन का काम अनुशे और शायस्ता बेगम ही संभालती थी। जब से बासफा ने कुकिंग सीखी थी, उसने शायस्ता की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। उन्होंने बहुत एहतजाज किया, मगर इन दोनों ने उनकी एक ना सुनी। आखिर उन्हें मानते ही बनी। आज भी वो किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अनुशे चूंकि अपने मैके गई हुई थी, तो सब बासफा को अकेले ही करना था। बासफा, जी ताई अम्मी। बेटा, ये कपड़े जरा अशर की अलमारी में तो रखाओ, अभी आता ही होगा, उसने जाना है कहीं। अगर अलमारी में कपड़े ना मिले तो सारा घर सर पर उठा लेगा। जी ताई अम्मी, मैं। उसने उंगली अपनी तरफ करके पूछा, बेटा अनुशे है नहीं, और मेरे घुटनों में दर्द है, सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाएगा। ताई अम्मी, आप किसी मुलाजिम से कह देना, अगर उन्होंने मुझे अपने रूम में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। इतने अरसे में उसके गुस्से से तो वो वाकिफ हो ही गई थी। उसकी बात सुनते शास्ता बेगम हंस दी, अरे बेटा, कुछ नहीं होता, अभी वो कौन सा घर पर है, किसी और को भेजा, अगर कोई चीज़ इधर उधर हो गई तो फिर चला जाएगा, फिर चिल्लाएगा।
तुम ज़रा एहतियात से रखा होगी। देखने अताई अम्मी, पक्का ना कुछ नहीं होगा ना? वो अभी भी मुतमईन नहीं हुई थी। हाँ, कुछ नहीं होता। और वो कपड़े लिए ऊपर आ गई। कपड़े रखकर अभी वो मुड़ी ही थी कि अपने बिल्कुल पीछे खड़े अशर को देखकर घबरा गई। जिस बात से डर रही थी वही हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी भारी रोबदार आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ में ऐसा रोब होता, सामने वाला तो वैसे ही घबरा जाता। मैं आपके कपड़े रखने आई थी। मगर वो अपनी शक्की नज़रें उस पर गाड़े बोला, क्या तुम अपनी आमद का असल मकसद बताओगी? क्या मतलब है आपका? मैं आपके रूम में चोरी करने आई हूँ, वो चिढ़कर बोली। होने को कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम यहाँ किसी प्लान के तहत आई हो। मतलब वो अभी तक उसे मशकूक ही समझ रहा था। उफ, एक तो ये पुलिस वाले। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप ताई अम्मी से पूछ लें, उन्होंने ही भेजा है मुझे। आइंदा मुझे तुम यहाँ नजर ना आओ, समझी? वो उंगली उठाए उसे वार्न कर रहा था। अब खड़ी क्या हो, निकलो यहाँ से। और बासवा तो मौका मिलते ही वहां से गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई। समझता क्या है खुद को? जब भी बोलेगा मुंह से आग ही बरसाएगा। ड्रैगन ना हो तो। हेलो लेडीज, क्या हो रहा है? वो अभी नाइट शिफ्ट देकर घर आया था और किचन में पानी पीने आया था। लगता है डॉक्टर साहब को कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है, जो सामने की बात समझ नहीं आ रही। अब इस वक्त किचन में नाश्ता ही बना रही होंगी ना? अनुषे बोली। हाय भाभी, नींद की मत पूछे, बहुत नींद आई हुई है। जैद, तुम तो आजकल नजर ही नहीं आते, कहाँ गुम हो? बासफा ने पूछा। जैद के साथ उसकी काफी फ्रेंकनेस थी। बस यार, आजकल हॉस्पिटल में इमरजेंसी है। पिछले दिनों जो ब्लास्ट हुआ था, इसी सिलसिले में। ओह अच्छा, वो तुम फारिग कब होगे? क्या बात है स्वीट सिस्टर, कोई काम है? हाँ, वो मुझे हॉस्टल ले चलोगे? मुझे वहां से अपना कुछ सामान लेना है। क्या? क्या? मैं हरगिज मुल्तान नहीं जाने वाला। जैद मेरे प्यारे भाई, नहीं, हरगिज नहीं। आप मुझे मस्के ना लगाएं। जो चाहिए मुझे बताओ, मैं ला दूंगा। ऐसा भी कौन सा सामान है जिसे लेने तुम्हें मुल्तान जाना है? हाँ बासवा, जैद ठीक कह रहा है, तुम्हें जो चाहिए यहीं से ले लो। वो अनुशे बाजी, मेरे सामान में मम्मा पापा की तस्वीरें हैं, मुझे वो चाहिए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बहुत जब्त के बावजूद भी आंसू आंखों से बह निकले। अनुशे ने फौरन आके बढ़कर उसे तसल्ली दी। अच्छा चुड़ैल, ले चलूंगा, अब खुश? उसने उसका मूड ठीक करने को शरारती लहजे में कहा। ओए, ये चुड़ैल किसको बोला? तुम्हें और किसको? वो इत्मीनान से बोला। तुमने मुझे चुड़ैल बोला। रुको जरा, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। उसने पराठे बनाने के लिए निकाले। आटे में से दोनों मुट्ठियों में आटा भरा और जैद की तरफ बढ़ी। अरे अरे लड़की, ये क्या कर रही हो? वो उसके खतरनाक इरादे भांप कर फौरन बाहर की तरफ भागा और बासवा भी उसके पीछे दौड़ी। अब भाग कहाँ रहे हो? पीछे मुझे चुड़ैल कह रहे थे ना? अब इस चुड़ैल ने तुम्हें भूत ना बनाया तो कहना। वो आगे आगे दौड़ रहा था और बासवा उसके पीछे। अच्छा अच्छा, सॉरी, माफ कर दो, अब नहीं कहता। बासवा ने आटा जैद के ऊपर फेंका, मगर ये क्या? आटा ऑफिस जाने के लिए निकसिक से तैयार काशान भाई पे गिरा। जैद चूंकि बर्क रफ्तारी से पीछे हट गया और सारा आटा काशान पर जा गिरा, जो इस अफदाद पर बौखला गए। अनुशे और शायसा बेगम भी वहां आ गईं और निकसिक से तैयार काशान को आटे में बेतुबतु देख के सबका मुश्तरका कहका गूंजा, जबकि बासवा मुंह पर हाथ रखे शौक सी खड़ी थी। ये तुमने क्या किया लड़की? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी काशान भाई, मैं तो जैद पे बासवा को लगा, अब उसकी खैर नहीं। ओ नो, ये क्या हो गया मुझसे? मगर ये क्या? काशान भाई बजाय गुस्सा करने के मुस्कुरा रहे थे। वो हैरत से इन्हें देख रही थी, जो उसे डांटने के बजाय खुद भी सबके साथ मिलकर हंस रहे थे। अगर उनकी जगह हमजा भाई होते तो इस हरकत पर एक आध तो लगा ही देते। उसे वो दिन याद आया जब हमजा भाई को चाय पकड़ाते हुए गलती से थोड़ी सी चाय उनके कपड़ों पर गिर गई थी और उन्होंने कितना डांटा था। जाने किस एहसास के तहत उसकी आंखें भर आईं। बासफा हम ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, मगर अल्लाह उसी अंधेरी राह में से ऐसी रोशन राह हमवार करता है जो हमें सीधा हमारी मंजिल तक ले जाती है, जहां उसके परवरदिगार ने उसे रहने को महफूज ठिकाना दिया था। वहीं इतने सारे लोगों का प्यार भी मिला था। वो अपने रब की जितनी शुक्रगुजार होती कम था। अरे अरे बासफा, प्लीज रो मत, मैं जानता हूँ तुमने जान के नहीं किया। रिलैक्स चंदा, काशान भाई शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। थैंक यू भाई। अच्छा वैसे ये तो बताओ, ये जंग हो क्यों रही थी? देखे ना भाई, जैद ने मुझे चुड़ैल बोला। वो भी मान भरे लहजे में इतरा के बोली। अब इसका भी भाई था जो उसके लिए बासपरस करता। इंसान भी जाने किस मट्टी से बना है। जो चीज उसके पास ना हो उसे उसी की हिर्स होती है, किसी को दौलत की, किसी को शोहरत की। उसे सबके लिए इंसान अपने बेहतरीन रिश्तों को भी खो बैठता है, और जिसके पास ये सब हो उसे प्यार की कमी रहती है। क्या चुड़ैल? काशान उसकी बात पर कहका लगाकर हंसा। ओ, हंसना नहीं है, इससे पूछें इसने ऐसा क्यों बोला मुझे। वो मासूमियत भरे अंदाज से बोली। इसके इतने मासूमियत भरे अंदाज पर शायस्ता को बेख्तियार उस पर प्यार आया। वो उसे अपनी बाजों के हिसार में लेते बोली, खबरदार जो आइंदा किसी ने मेरी बेटी को तंग किया तो। वो एक डॉक्टर, लगता है तेरी आईसाइट वीक हो गई है, जा पहले जाकर अपनी आंखें चेक करवा। काशान ने भी उसे डांटा। दिस इज नॉट फेयर, आप सब इस चुड़ैल की साइड ले रहे हो। जैद ने जैसे दुहाई दी। हाँ, तो तुम इतनी खूबसूरत लड़की को जो चुड़ैल बोलोगे तो तुम्हारी साइड क्यों कोई लेगा? वैसे बासफा, यकीन जानो,
काम तुम्हारे चुड़ैलों वाले ही हैं, आखिर में काशान अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला था। वैसे यकीन जाने बड़े ही हैंडसम लग रहे हैं, ऐसे ही ऑफिस जाए, सब देखते रह जाएंगे। वो भी जवाबन शरारत से बोली। जैद बिल्कुल ठीक कहता है, तुम वाकई चुड़ैल हो, वो जलकर बोले। चलो अब बस करो ये सब, जाओ काशान जल्दी से चेंज करके आओ, तुम्हें देर हो रही है, और तुम लोग भी जाओ, नाश्ता लगाओ टेबल पर। उनकी ये महफिल शास्ता बेगम ने ही बर्खास्त करवाई थी। जैद फारिग होते ही उसे हॉस्टल ले गया और वो इस वक्त वार्डन के रूम में थी, जो उससे मुख्तलिफ किस्म के सवाल कर रही थी। वो जानती थी उसके इस तरह गायब होने से बहुत से सवाल उठेंगे। अगर उसे तस्वीरें और डायरी ना लेनी होती तो वो दोबारा कभी यहाँ ना आती, मगर आना मजबूरी थी। और वो बासफा आप तो बाजार का कह के गई थी और फिर वहीं से किसी के साथ चली गई। आपको हॉस्टल के रूल्स नहीं मालूम क्या? वो तो सना ने बताया था कि आप वहाँ से किसी लड़के के साथ चली गई हैं। वो तो आपका इतने सालों का साफ कैरियर देखकर हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, वरना आप जानती हैं इन मामलात को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। जी मैं ये मेरे साथ ही गई थी। सॉरी, हम काफ़ी एमरजेंसी में गए थे तो बता ना सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ताउन किया। जी मैं इनका तायाजाद हूँ और ये आजकल हमारे साथ ही है। बासवा ने तशक्कुर भरी नज़रों से जैद को देखा, जिसने बर वक्त बात संभाल ली थी। ओ अच्छा, लेकिन फिर भी आपको एक फ़ोन कॉल करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। एक्चुअली मैम, मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया है और सब नंबर्स उसी में सेव थे, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाई। ओके मैम, वो मेरा सामान, हम काफ़ी दिन आपका इंतज़ार करते रहे, फिर जब आप ना लौटी तो सामान स्टोर रूम में रखवा दिया। आप नजमा के साथ चली जाओ और अपना सामान स्टोर रूम से ले लो, मैं उसे कह देती हूँ। जी शुक्रिया। उसने अपना मुख्तसर सा सामान लिया और वापसी के लिए चल दिए। वो डायरी ही उसका कुल असासा थी, जिसमें उसके गुजरे माह साल का एक एक असियतनाक लम्हा दर्ज था, और उसी में ही उसकी फैमिली की तस्वीरें भी थीं, जिनको उसने फ़ोन में से डिवेल्प करवाया था। वाट, शादी, और वो भी बासवा से? नो नेवर, मैं इससे हरगिज शादी नहीं करूंगा। क्यों? मसला क्या है उससे शादी करने में? जब शास्ता बेगम और हैदर साहब ने उससे शादी की बात की, वो तो हत्ते से ही उखड़ गया। उसका तो दिमाग ही आउट हो गया इस बात पर। पता नहीं कौन है, किन किन लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, और आप चाहते हैं मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसका करैक्टर ही मेरी नज़रों में मशकूक है। अशर, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम बासफा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। मत भूलो वो तुम्हारे चचा की बेटी है, हमारे घर की इज्जत है वो। आइंदा उसके बारे में कुछ भी उल्टा बोलने से पहले ये सोच लेना। जो भी है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ठीक है, फिर तुम भी सुन लो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ बासवा से ही होगी। हैदर साहब जिद करते नहीं थे, मगर जिस बात पर अड़ जाते फिर उन्हें इस बात से फेरना नामुमकिन हो जाता। शास्ता बेगम को यूं लग रहा था जैसे चंद साल पहले वाला वाकया फिर से दोहराया जा रहा हो। अब भी वो अपनी बात पर अड़ गए थे। अगर अशर ने उनकी बात ना मानी तो एक बार फिर औरत का ही इम्तिहान था। हर माँ की तरह उनका भी यही दिल था, उनका बेटा हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारे। मगर ये जो जबरदस्ती के रिश्ते होते हैं, बाज दफा इन्हें निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी फिर सुन ले, मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, वो ये कहकर वहां से चला गया। मगर फिर शास्ता बेगम और हैदर साहब की मुसलसल नाराजगी पर उसे हाँ करते ही बनी। अम्मी, आप जानती हैं मैं आप दोनों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तो तुम्हारे अब्बू जो कह रहे हैं तुम मान लो ना उनकी बात। बासपा बहुत अच्छी है, तुम देखना तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। ओके ठीक है, बता दें अपने दबंग हस्बैंड को मैं राजी हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। अब वो क्या? अभी सिर्फ निकाह होगा, वो भी सादगी से। लो भला, ये क्या बात हुई? मैं तो बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूंगी। अम्मी, अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ, अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये रोब तुम किसी और को जाके दिखाओ। ऑफिसर होके अपने थाने में माँ को धमकियां देते शर्म नहीं आती तुम्हें? वो मसनूई खुफगी से बोली। अरे मेरी प्यारी अम्मी, खफा क्यों होती हैं? वो लाट से उनके कंधों के गिर्द बाजू हमारी करते बोला। अच्छा अब बताए, नाराजगी खत्म ना? लो भला, मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ? वो ममता भरे लहजे में बोली थी। ताई अम्मी, ताया अब्बू, आप कोई काम था, आप मुझे बुलवा लेते। हम अपनी बेटी के पास नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं, आपका जब दिल चाहे आ सकते हैं। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। बासफा, जी ताई अम्मी। बेटा, हम एक अर्जी लेकर आए हैं तुम्हारे पास। ताई अम्मी आप हुक्म करें। वो उनके अंदाज पर ठटकी थी। या अल्लाह, अब मजीद आजमाइश में मत डालना। बेटा, हमारी छोटी सी ख्वाहिश थी कि तुम्हारा और अशर का निकाह हो जाए। क्या? निकाह? शादी का सुनकर तो वो चकरा गई। शादी का लफ्ज़ तो वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी, मगर अब क्या वो इन्हें इनकार कर दे, जिन्होंने उसे इतना प्यार दिया, मान दी, इज्जत दी? उसकी खामोशी पर हैदर साहब बोले, बेटा, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो तुम इनकार कर सकती हो। देखो बेटा, हम ही अब तुम्हारे बड़े हैं, इसलिए अब तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला हमें ही तो करना है।
بس میری یہ خواہش تھی کہ رحمان کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں۔ آپ میرے بڑے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے میری بہتری کے لیے ہی کریں گے۔ سدا خوش رہو، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ وہ اسے پیار کرتی اور ڈھیروں دعائیں دیتے چلے گئے اور اسے پھر سے سوچوں میں ڈال گئے۔ اب باسوا کو لگ رہا تھا اس نے اپنے بارے میں نہ بتا کر غلط کیا ہے، اسے وہ سب بتا دینا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ بتا دیتی اور وہ اسے نکال دیتے تو، مگر وہ جھوٹ کی بنیاد پر ایک نیا رشتہ کیسے قائم کر سکتی تھی؟ ایسے تو وہ اشر کو دھوکہ دے گی، اور کیا اشر وہ ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنائے گا؟ مگر میں انہیں سچ کیسے بتاؤں؟ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، میں پھر سے دربدر ہو جاؤں گی۔ یا اللہ، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے، آخر میری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ اب وہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگی، اور وہ ڈریگن ویسے تو اسے اس کے کمرے میں اس دن برداشت نہیں ہوئی تو ساری زندگی کیسے کرے گا؟ وہ تو منہ سے آگ اگل اگل کر ہی راکھ کر دے گا مجھے۔ وہ خود سے ہی بیٹھے الجھتی رہی، اور پھر جمعہ کو سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی اشر کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، وہ نہ تو اسے پہلے مخاطب کرتا تھا اور نہ ہی اب۔ وہ معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کر لان میں آ گئی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، سردیوں کی آمد تھی، اور ایسے موسم میں اسے لازمی بخار ہو جاتا تھا۔ آج بھی اسے اپنی طبیعت بوجھل سی لگ رہی تھی، سر بھی بھاری ہو رہا تھا، اس لیے وہ گھاس پر چلنے کے بجائے کرسی پر ہی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ ارشد جو کہ باسوا سے بات کرنے آیا تھا، کتنے ہی پل اس معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا جسے فی الوقت وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آج اسے دیکھ کر ایسی فیلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ کیا یہ اس پاکیزہ رشتے کی وجہ سے تھا؟ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا دمکتا چہرہ کتنا پر نور لگ رہا تھا۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر اس نے باسوا کو آواز دی، سنو۔ باسوا نے کسی کے بلانے پر آنکھیں کھولیں اور اشر کو سامنے دیکھ کر فوراً کھڑی ہوئی۔ جی، وہ آج شام کو میرے کچھ دوستوں نے ہمارے نکاح کی پارٹی رکھی ہے، تو شام کو تیار رہنا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کا بخار مزید تیز ہو گیا، جس پر تائی امی نے زبردستی دوا کھلا دی۔ تائی امی، مجھے شام کو جانا بھی ہے، اگر دوا کھا لی تو میں سو جاؤں گی اور پھر آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس نے بہت احتجاج کیا، مگر تائی امی نے اسے وقت پہ جگانے کا کہہ کر دوا کھلا کر ہی دم لیا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہ تیار نہ ہوئی تو اشر سے یقیناً ڈانٹ پڑے گی، اور پھر ہوا وہی، وہ دوا کھا کر سو گئی۔ کچھ رات بھی ٹھیک سے نہیں سوئی تھی تو جلدی گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پہ کھلی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے اشر کو دیکھا، جو قہر برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں سونے کے علاوہ بھی کوئی کام آتا ہے؟ صبح کیا کہہ کر گیا تھا میں؟ اشر، جو کہ اسے لے جانے آیا تھا، مگر باسوا کو یوں سوتا دیکھ کر اس پر چڑھ دوڑا، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے اور یہ محترمہ بڑے مزے سے سو رہی ہیں۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اگر تم 10 منٹ میں باہر نہ آئی تو پھر دیکھنا۔ اور باسوا پورے 10 منٹ بعد اشر کے سامنے تھی۔ اشر بلیک شلوار قمیض، جس کے گلے پر نفیس سا سلور تلے کا کام تھا، اور ساتھ میں بلیک ہی ویسکٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ باسوا بھی بلیک ڈریس جس پر وائٹ نگینوں کا کام تھا، اس کے ساتھ ڈائمنڈ جویلری پہنے ہلکے سے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے آنکھوں میں سرخ ڈورے اور اس کے حسن کو اور بھی دو آتشا بنا رہے تھے۔ اشر دم بخود سا کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا، جانے کم بخت دل کو بھی کیا ہو گیا تھا، اسے دیکھ کر عجیب انداز میں دھڑکنے لگتا۔ باسوا اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ آخر جب وہ یوں ہی تکتا رہا تو مجبوراً باسوا کو ہی بولنا پڑا، چلیں۔ اور پھر وہ دونوں اجازت لینے شائستہ بیگم کے پاس گئے۔ امی، ہم جا رہے ہیں۔ شائستہ بیگم نے اپنے دونوں بچوں کی نظر اتاری، جو ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اور وہ ان سے دعائیں لیتے جانے کے لیے باہر آئے۔ باسوا نے جھٹ نقاب کیا، جو اس نے گھر سے نکالے جانے کے بعد ہی کرنا شروع کیا تھا، اور پورچ کی طرف بڑھی، جہاں اشر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ وہ اسے اس طرح نقاب میں دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ اسے باسوا کا خود کو ڈھانپنا بہت اچھا لگا۔ پارٹی چونکہ ان کے نکاح کے آنر میں تھی تو مین فوکس وہ دونوں ہی تھے۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ باسوا اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد تو اس میں جو تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جانے کتنے عرصے بعد وہ اس طرح کی کسی گیدرنگ میں آئی تھی، گو کہ اس نے دوپٹے سے اچھی طرح خود کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر اسے پھر بھی لگ رہا تھا جیسے وہ ننگے سر سب کے بیچ کھڑی ہے اور یہاں موجود ہر شخص اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ وہ کوشش کر رہی تھی اشر کے ساتھ ساتھ رہے، مگر کب تک؟ آخر اشر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور وہ فریحہ ولی کی فیانسی کے ساتھ کارنر والی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ فریحہ بہت ہی باتونی لڑکی تھی، یا باسوا کم بولتی تھی، اس لیے اسے ہر کوئی باتونی لگتا تھا۔ وہ ہی بول رہی تھی اور وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی، جس کے سوال و جواب ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے کھانا لگا اور باسوا نے شکر کیا کہ کچھ دیر ہی صحیح اس لڑکی سے جان تو چھوٹے گی، مگر وہ کھانا ڈال کر
फिर से उसके पास आ गई। बासवा को सर ढांपे देख अशर को बहुत खुशी हो रही थी। वो जगह जगह फिरने वाला मर्द था। उसे मॉडर्निज्म के नाम पर जिस्मों की नुमाइश करती लड़कियां बहुत बुरी लगती थीं। उसने अपनी शरीके हयात के लिए ऐसी लड़की ही चाही थी। उसका मानना था औरत की असल खूबसूरती पर्दे में ही है, मगर आजकल की जनरेशन उरिया लिबास पहनकर मर्दों की दाद वसूल करने को खूबसूरती गर्दानती। वहां मौजूद मर्दों की नजरों में उसकी बीवी के लिए इज्जत थी, हवस नहीं। यकीन जानो, आज तो पूरे मजनू लग रहे हो। बस लैला लैला पुकारने की कसर बाकी है। वली, जो कब से अशर को नोट कर रहा था, जिसकी नजरें बासवा का ही तवाफ कर रही थीं, आखिर उसे छेड़ते हुए बोला। वो दोनों भी खाना डालकर सबसे अलग खड़े थे। बकवास नहीं कर, वो तो बस बासवा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं देख रहा था कि बात करते करते उसने बासवा की जानिब देखा, मगर उसकी जर्द रंगत देखकर बात मुंह में ही रह गई। अशर ने फौरन बासवा की नजरों के ताकों में देखा, जहां इंस्पेक्टर दानियाल खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आई कि बासवा इंस्पेक्टर दानियाल को देखकर यूं जर्द क्यों पड़ गई है। वो फौरन बासवा की जानिब आया, जिसके हाथ ठंडे हो रहे थे। बासवा, बासवा क्या हुआ, तुम ठीक हो? बासवा अशर को देखकर फौरन उसके सीने में छुप गई। अशर, अशर मुझे बचा ले। वो मुझे फिर से ले जाएंगे। प्लीज अशर, मुझे बचा ले। कौन, कहाँ ले जाएगा? हुआ क्या है? आखिर कुछ पता भी तो चले। वो उसने उस जगह इशारा किया जहां कुछ देर पहले दानियाल खड़ा था। वो वहां था, मैंने खुद देखा था। वो जाने बेरब सा क्या बोले जा रही थी। अशर समझने से कासिर था। अब सब लोग उनकी जाने मुतवज्जो होने लगे थे। अशर, तुम इन्हें लेकर गाड़ी में जाओ और वहां इत्मीनान से पूछो। वली ने सबकी तवज्जो उनकी जानिब देखकर अशर से कहा। वो उसे लिए गाड़ी में आ गया। हाँ, अब बोलो, तुम दानियाल को कैसे जानती हो और उसे देखकर घबरा क्यों गई? अशर, वो जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, वो वहां ये भी था। मैंने खुद देखा था उसे वहां। अब अशर को सारी बात समझ में आ गई थी। अशर, अशर, उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया है। ये लोग मुझे फिर से ले जाएंगे। प्लीज मुझे इनसे बचा लें। वो किसी खौफजदा बच्चे की तरह उसके सीने में छुपी हुई थी। बासवा, रिलैक्स, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, सो घबराओ नहीं। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। अचर, जो कि बली के पास जा रहा था, बासवा की कंडीशन देखकर जाने का इरादा तर्क करके उसे कॉल करके अपने पास ही बुला लिया। बली, हम जा रहे हैं, तुम यहाँ सब हैंडल कर लेना, ओके? तुम फिक्र ना करो, भाभी को लेकर जाओ घर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बासवा की कंडीशन को देखते हुए अशर ने उसे नींद की गोली खिला दी थी और फिर काफी देर तक उसके पास बैठा रहा। वो नींद में भी काफी मुस्तरिब लग रही थी। वो उसकी हालत समझ सकता था। वो इस वक्त इतने जहनी दबाव में थी कि उसे चेंज करने का भी होश नहीं था। अशर ने उसकी ज्वेलरी उतारकर साइड टेबल पर रखी, फिर उसकी नजर बासवा की नगीनों से भरी शर्ट पर पड़ी। वो बगैर कुछ सोचे उठा, बासवा की वार्डरोब से सादा शर्ट निकाली, लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाया और उसे पहना दी। फिर उस पर झुका और उसके माथे पर बोसा देते वहां से चला गया। वो नहीं जानता था निकाह के दो बोल में इतनी ताकत होती है जो दो अजनबियों को एक दूसरे के इतना करीब ले आती है। सुबह जब बासवा की आंख खुली तो उसने बेड साइड टेबल पर पड़ी अपनी ज्वेलरी देखी। जहां तक उसे याद था वो तो ऐसे ही सो गई थी। उसने अपनी शर्ट देखी, वो भी चेन थी। तो क्या अशर ने? ये सोची उसे शर्म से पानी पानी कर गई। उफ, मैं भी ना। वो वॉशरूम से बाहर आई तो अशर को अपना मुंतजिर पाया। अस्सलाम वालेकुम, उससे आहिस्ता आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है अब? जी ठीक। उसकी नजरें मुसलसल नीचे ही थी, मारे शर्मिंदगी की कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अलबत्ता अशर उसकी हालत से काफ़ी महफूज हो रहा था। आप प्लीज़ बैठ जाएं, मुझे आपसे बात करनी है। जी देखें, आप मुझे किडनैपिंग से लेकर सारी तफसील दोबारा से बताएं। और बासवा ने उसे शुरू से सब बता दिया। रास्ता याद है आपको? नहीं, रास्ता तो मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं इस शहर से नावाकिफ हूँ। कोई निशानी वगैरह या बिल बोर्ड या ऐसी कोई और निशानी? और फिर जो जो निशानी उसे याद थी उसने वो सब अशर को बता दी। क्योंकि तब उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी और वो जगह को पहचानने की कोशिश भी कर रही थी, तो उसने वहां मौजूद चीजों को काफी गौर से देखा था। और जो उसने बताया था अशर के लिए इतना ही काफी था। अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर रेड की तैयारी कर रहा था। इस रेड में उसने सिर्फ इन लोगों को ही शामिल किया था जिस पर उसे पूरा भरोसा था। वो पिछले चंद दिन से बहुत मसरूफ था, तो दोबारा बासवा की खैरियत मालूम ना कर सका। आज दोपहर में ही घर आ गया था, तो सोचा पहले बासवा से मिल ले। उसने इधर उधर देखा, मगर वो नजर ना आई तो किचन में चला आया। भाभी, वो बासवा किधर है? हाय, मेरे कान तो नहीं बज रहे कहीं? अशर और बासवा का पूछ रहा है। हाँ, तो बीवी है मेरी, उसका नहीं पूछूंगा तो किसका पूछूंगा? वो भी ड्रेडाई से बोला। खैर है जनाब, ये एंग्री यंग मैन लवर मैन कब से बन गया? ओहो भाभी, आप रहने दें, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे सड़ियल देवर रूम में अपने। वो शुक्रिया प्यारी भाभी जी, वो जलकर बोला। वो नॉक करके अंदर आया तो देखा बासवा बैकग्राउंड से ही टेक लगाए सो रही थी। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर नीचे गिरी डायरी पे पड़ी, जो यकीनन बासवा के हाथ से ही गिरी थी।
उसने आगे बढ़कर जैसे ही डायरी उठाई, उसमें से चंद तस्वीरें नीचे गिरी। अशर वो तस्वीरें उठाकर देखने लगा, जिसमें मौजूद बासवा अब की बासवा से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। वो तो कोई और ही शोक चंचल सी लड़की लग रही थी। उसके साथ यकीनन चचा चची थे। जब से बासवा यहाँ आई थी, उसे नहीं याद पड़ता उसने बासवा को बेफिक्री से कहका लगाकर हंसते देखा हो। जैसा कि इस उम्र में अक्सर लड़कियां होती हैं, बासवा वैसी हरगिज नहीं थी। वो बहुत संजीदा और कुछ खौफजदा सी थी। उसने इसे मुस्कुराते भी कम ही देखा था। अपनी बीवी को जानने के तजस्सुस में उसने वो डायरी पढ़नी शुरू कर दी, चूंकि ये एक गैर इखलाकी हरकत थी जो कि अशर जिंदगी में पहली दफा कर रहा था, मगर वो नहीं जानता था ये हरकत उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। शुरू के चंद सफात में शेरो शायरी थी, मगर आगे बासवा की जिंदगी की कहानी थी। जैसे जैसे अशर डायरी पढ़ता जा रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। बासवा की आंख खुली तो अपने सामने खड़े अशर को देखकर हैरान होती उठी, मगर उसके हाथ में मौजूद डायरी देखकर वहीं साख्त हो गई। बासवा को उसकी सुर्ख अंगारा आंखों से बेइंतहा खौफ आया। उसके अंदर की कैफियत उसके चेहरे से साफ आयां थी। उफ, तो नज़ा का वक्त आन पहुंचा था। अभी चंद लम्हों में उसकी दुनिया फिर से तायबाला होने वाली थी। वो अपने खुश्क हलक को तर करती बोली, अशर। वो अल्फाजों ने भी साथ देने से इनकार कर दिया था। व्हाट द हेल इज दिस? वो उसकी डायरी दूर उछालते हुए बोला, क्या है ये? बोलो, जवाब दो। वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़े झंझोड़ रहा था, जबकि गिरफ्त इतनी सख्त थी कि बासवा को उसकी उंगलियां अपने जिस्म में पेवस्त होती महसूस हुई। अशर बेअख्तियार उसके मुंह से करहा निकली, मगर उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं था। इस लम्हे वो ये भी भुला बैठा था कि ये वही लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है, या उसे इस सबसे इतनी तकलीफ ही इसलिए हुई थी कि वो एक बदकिरदार लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। इतना बड़ा धोखा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इस पर्दे के पीछे इतना मकरूर चेहरा होगा। अशर, मेरी बात तो सुने। उसने अपने दिफा में कुछ कहना चाहा, मगर वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। क्या सुनूं? हाँ, बेगैरत मर्द की तरह, या बैठकर अपनी बीवी की माशूकी के किस्से सुनूं? नहीं बासवा बीवी, इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। जाने किस किस के साथ मुंह काला किया होगा। और बासवा को लगा जैसे धड़ाम से पूरी इमारत उसके सर पर आन गिरी हो। अल्फाज थे या चाबुक जो वो बेदरबे मार रहा था, और वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला भी ना सकी, क्योंकि ये चाबुक उसके जिस्म को नहीं बल्कि रूह को घायल कर रहे थे। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं, बेहतर होगा खुद ही यहाँ से चली जाओ। कितना असियतनाक होता है ना वो लम्हा, जब आपको सफाई का मौका दिए बगैर ही सजा सुना दी जाती है। और बासवा की जिंदगी में ये लम्हा दूसरी दफा आया था। वो उसकी जात के परखचे उड़ाकर जा चुका था, और वो वहीं बैठी सोच रही थी, क्या उसकी खता इतनी बड़ी थी? मर्द हर तरह की अय्याशी कर सकता है, मगर औरत का एक गलत कदम उसकी सारी जिंदगी तहबाला कर देता है। औरत को इस मुकाम पर लाने वाला भी एक मर्द ही था, और उसे ताना देकर छोड़ कर जाने वाला भी मर्द ही था। अचानक बासवा को इस कमरे से, इस घर से घुटन होने लगी, और वो बगैर सोचे समझे उस कमरे से और फिर उस घर से भी निकल आई। इस वक्त उसे ना अपने हुलिये का होश था और ना ही बादशाह खान का। घर से निकलकर वो करीबी पार्क में आ गई और कदरे सुनसान कोशे में जाकर बैठ गई। कुछ देर खूब रो लेने के बाद अब उसे आगे की फिक्र होने लगी। उफ, अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? वही दो सवाल जिनके जवाब ढूंढते जाने कितना अरसा हो गया था, मगर जवाब ना मिल सका। इससे पहले कि अशर सबके सामने जलील करके निकाले, मुझे खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। सबके होते हुए भी इस भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। एक के बाद एक आजमाइश, और हर आजमाइश पहले से भी ज्यादा कड़ी। अब तो दिल चाह रहा है खुद को ही खत्म कर डालूं, एक ही दफा जान छूटे। उफ, ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ? खुदकुशी करना अल्लाह को कितना नापसंदीदा अमल है, और मैं इस बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं कैसे अपने खालिक को नाराज कर सकती हूँ? नहीं नहीं, अल्लाह जी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने ऐसा सोचा भी। सॉरी, आइंदा कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। वो खुद से ही बैठी उलझ रही थी, वहां क्या हो रहा है इससे बेखबर, अपनी ही सोचों के गुर्दाब में फंसी थी। कैसे वो मेरे किरदार के परखचे उड़ा गया, और मैं खड़ी सुनती रही। मुंह क्यों ना तोड़ दिया मैंने इस ड्रैगन का, जिसे आग उगलने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अब इसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। नहीं रखता तो ना रखे, जिस अल्लाह ने अब तक मेरी मदद की है आगे भी करेगा। तुम मर्द जाने खुद को समझते क्या हो? अब मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अब मजीद किसी को खुद को एक्सप्लॉइट करने का मौका नहीं दूंगी। इस मर्दों के माशरे में खुशो खुरम जी कर दिखाऊंगी। वो मुसम्मम इरादा कर चुकी थी। वो जिस वक्त यहाँ आई थी दोपहर ढल रही थी। सर्दियों के दिन थे तो शाम के साए भी जल्द ही हरसू फैल रहे थे। ठंड लगने से उसे एहसास हुआ कि कितना वक्त हो गया है यहाँ बैठे। रात के साए हरसू फैल चुके थे और पार्क भी तकरीबन खाली हो गया था। जैसे ही वो जाने के इरादे से उठने लगी, किसी ने पीछे से उसकी नाक के करीब रुमाल किया और वो होशो खर्च से बेगाना हो गई। अशर ने गुस्से में
बासवा को इतना कुछ तो कह दिया था, मगर अब उसे अपने अल्फाज के सख्त होने का अंदाजा हो रहा था। उसे बासवा को अपनी सफाई में बोलने का एक मौका तो देना चाहिए था ना। अब जब उसने ठंडे दिमाग से डायरी में लिखे बातों पर गौर किया तो उसे बासवा बेकसूर ही लग रही थी। वो अब उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत कैसे उसने उसे जाने का कह दिया। अगर वो सच में चली गई तो? नहीं, वो इस वक्त कहाँ जाएगी, यहीं होगी। अपनी सोचों को झटकते तवज्जो केस की जानिब की और उठकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उन्होंने 2 दिन बाद रेड करनी थी और इस वक्त केस पर तवज्जो देना ज्यादा जरूरी था। वो अपने साथियों के साथ बैठा डिस्कशन कर रहा था जब प्यून ने उसे इत्तला दी कि हैदर साहब ने अपने पास बुलाया है। वो हैरान तो बात हुआ, जाने ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो अब्बू ने इस वक्त बुलाया। वो जानते भी हैं हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर भी वो ये सब सोचता हैदर साहब के पास गया। जी अब्बू, आपने बुलाया, सब खैरियत तो है ना? वो इन्हें परेशान देखकर ठटका। अशर, वो तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, बासवा घर पे नहीं है। दोपहर को मुलाजमा ने उसे बाहर जाते देखा, उसके बाद वो घर नहीं आई। क्या मतलब वो सच में चली गई? ओ गॉड, बेवकूफ लड़की, ये क्या किया? अबू उसे किसी ने बाहर जाने ही क्यों दिया? बेटा ये सब छोड़ो, रात हो गई या पता करवाओ उसका। वो तो यहाँ के रास्तों से भी ना वाकिफ है, जाने कहाँ गई होगी। अब्बू आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। अशर वापस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा और अशर को बाहर बुलाया। क्या हुआ अशर, सब खैरियत तो है ना? परेशान लग रहे हो। हाँ वली, वो बासवा बासवा पता नहीं कहाँ चली गई है। इतने में अशर का सेल वाइब्रेट हुआ। देखा तो बादशाह खान का फोन था। वो इस वक्त बासवा को लेकर पहले ही परेशान था, ऊपर से बादशाह खान का फोन। अशर ने इग्नोर कर दिया। इस वक्त उसके पास बादशाह खान की बकवास सुनने का वक्त नहीं था। मगर फिर अशर के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने फौरन कॉल पिक की। हाँ भाई शहजादे, कैसे हो? अरे शहजादा ठीक कैसे होगा, शहजादे की शहजादी तो हमारे पास है। बादशाह खान मगरूर हंसी हंसते बोला। बादशाह खान, मर्द बनो मर्द, क्यों हिजड़ों वाली हरकतें करके अपनी मर्दानगी को मशकूक करते हो? अशर दांत पीसते हुए बोला। बादशाह खान से इस किस्म की हरकत की तवक्को की जा सकती थी। बकवास मत करो अशर, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना तुम्हारी बीवी मेरे पास है। अपनी मर्दानगी का ऐसा सबूत दूंगा ना कि सारी जिंदगी याद करोगे। बादशाह खान, अगर किसी ने उसे गलत निगाह से देखा भी ना तो अशर हैदर उसकी आंखें नोच लेगा। वो धाड़ा था, उसका बस नहीं चल रहा था बादशाह खान का। मुंह नोच ले, आवाज नीची रखो। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि अगर अपनी बीवी सही सलामत वापस चाहते हो तो कल फाइल भिजवाऊंगा, साइन कर देना। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। वली जो पास खड़ा सारी गुफ्तगू सुन रहा था, अंदाजा तो उसे भी हो गया था कि बादशाह खान क्या कह रहा है। अशर, अब क्या करना है? हम आज रात ही रेड करेंगे, तैयारी करो। लेकिन अशर, वली हमारे पास वक्त नहीं है, अगर बासवा को कुछ हो गया तो? अच्छा अच्छा रिलैक्स, तुम एक दफा अंकल से भी मशवरा कर लो। ठीक है। हैदर साहब ने भी सब सुनकर अशर के फैसले को दुरुस्त कहा था। अब उन्होंने रात के इस पहर इन काफरों पर हमला करना था जिस पहर वो बेखबरी की नींद में होते हैं। बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत से काम आसान बना दिए हैं। अगर हम सुन्नत नबी पे अमल करें तो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू ठहरें। उन्होंने रेंजर्स की भारी नफरी को अपने साथ लिया जो सब अपने काम में माहिर थे और फिर सब काम आसानी हो गया। बादशाह खान और उसके साथी पकड़े गए और साथ में इन उनसे असला भी बरामद किया जा चुका था। बासवा भी एक कमरे में कुर्सी के साथ बंधी मिल गई थी, मगर वो शायद शदीद खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। अशर उसे लिए फौरन हॉस्पिटल की जानिब दौड़ा। बासवा को जब होश आया तो सब उसके पास मौजूद थे, जिसमें उसका भाई भी था। हमजा को देखकर उसे क्या कुछ याद नहीं आया था। अजियत का हर वो लम्हा। कैसी हो बासवा? क्या बताऊं भाई, आपकी बहन कैसी है? जो बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक है, मगर कभी उसके अंदर झांकने की कोशिश करें तो आप शायद ये पूछने का हौसला ही ना कर सकें कि कैसी हो बासवा। अगर आपने ही मेरी रूह छलनी ना की होती तो आज शायद मैं सच में ठीक होती, मगर कसूर आपका भी नहीं था। गलती तो मेरी थी जिसकी सजा भुगतनी थी। मगर बोली तो बस इतना, ठीक हूँ। अशर उसकी आंखों में मौजूद अजियत को महसूस कर सकता था। उसे अंदाजा था बासवा बेकसूर है और हमजा की जुबानी सारी रौदात सुनकर अब उसे अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। क्या कुछ नहीं कह दिया था उसने बासवा को? आखिर इसमें और हमजा में क्या फर्क हुआ? वो भी उसकी हिफाजत नहीं कर सका। जाने इस नाजुक सी लड़की ने अकेले इतना सब कुछ कैसे सहा होगा, और वो बजाय उसकी दीवार बनने के उसके सर से छत छीन रहा था। और वो इस पर बात करना चाहता था, मगर बासवा की तबीयत के पेश नज़र अभी खामोश रहना ही मुनासिब समझा। मगर वो नहीं जानता था यह खामोशी उसे महंगी पड़ने वाली थी और वो उसे मनाने का मौका दिए बगैर ही छोड़कर जाने वाली है। अगले दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। हमजा ने भी उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी।
इन्हें ये सब हया से ही मालूम हुआ था। हया से उनकी मुलाकात यूके में हुई थी। हमजा हाथ जुड़े बासवा के सामने मौजूद था। मुझे माफ़ कर दो बासवा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर मैंने हरम की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी, और वो इस वाक़ये से पहले भी मुझे तुम्हारे बारे में हर वक्त कुछ ना कुछ गलत कहती रहती, और मैं बजाय उसका मुंह तोड़ने के बगैरत बना सब सुनता रहा। उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकल जाने को कहा ज़रूर था, मगर फिर मुझे अपनी गलती का जो एहसास हुआ उसे भी हरम की बातों ने अपने आप मार दिया। हरम, मुझे बासवा को इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। अरे बिल्कुल ठीक किया आपने। आज एक के साथ सामने आई है, कल ना जाने और कौन कौन उसका आशिक निकलेगा। हरम, मेरी बहन ऐसी हरगिज नहीं है। अपनी आंखों से सब देख कर भी आप ये कह रहे हैं। अरे जब सबको उसके करतूत पता चलेंगे तब सोचें क्या होगा। हमारी इज्जत तो मिल गई ना खाक में। अरे मैं तो सोच रही हूँ खाला को क्या जवाब दूंगी। तुम उनसे बासवा के मतलब कुछ नहीं कहोगी, बस कह देना बासवा को अभी आगे बढ़ना है। ना वो ये कहेंगे और पहले बासवा को नहीं पढ़ना था। चलो इन्हें तो मैं संभाल लूंगी, जो बाकी पड़ोस वाले हैं इन्हें क्या जवाब देंगे। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्त की ऑफर कबूल करें और निकले यहाँ से। मगर हरम, मैं बासवा को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ। अरे वो तो चली गई हमारे मुंह पर खालक मल के। उसने सोचा हमारा जो आपको बहन से ज्यादा हमदर्दी हो रही है, और फिर ऐसी ही बातें कर करके मिलाकर उसने हमजा को मना ही लिया, और उसे फौरन ही यूके जाना पड़ा कि अगर वो अब ना चाहता तो ये मौका उसके हाथ से छूट जाता। यकीन जानो बासवा, अगर मुझे पता चल जाता तुम बाद में भी आई थी तो मैं तुम्हें कभी वापस ना जाने देता। अम्मी अबू तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे, और मैं अपनी जिम्मेदारी ना निभा सका। इनको क्या जवाब दूंगा मैं बासवा। जब से उन्होंने अशर की जुबानी बासवा के साथ घर से निकाले जाने की बात की रौदात सुनी, इन्हें मजीद पछतावों ने घेर लिया था। भाई जो कुछ हुआ इसमें आपका क्या कसूर। मेरी किस्मत में सब होना लिखा था, लिखे को कौन टाल सकता है। तुमने मुझे माफ किया ना बासवा। भाई मैंने आपके लिए अपने दिल में कभी कोई मैल नहीं रखा, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कहती हूँ मैंने आपको माफ किया, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया। बासवा, एक रिक्वेस्ट करूँ तुमसे, मानोगी। मैं वादा नहीं कर सकती, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। बासवा, मैं एक दफा फिर खुद गर्ज बन रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। वो सवालिया नजरों से हमजा की तरफ देख रही थी, जो इतनी बात कहकर बाकी बात कहने की हिम्मत मुद्दमा कर रहा था। बासवा, मैं हरम की तरफ से भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो उसे भी माफ़ कर देना। बासवा, उसे भी एहसास हो गया है उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। वो इस हालत में है कि इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती, और जब से उसे पता चला है कि बेटी है वो अपने किए पे बहुत पछताती है। बासवा, मैं अगर आज यहाँ हूँ तो उसकी वजह से ही, वरना शायद मैं तुम्हारा सामना करने का हौसला कभी ना कर पाता। प्लीज़ बासवा, उसे माफ़ कर दो। इंसान कितना खुदगर्ज होता है ना। दूसरे की बहन बेटी के साथ कुछ करते जरा रहम नहीं आता, मगर जब बात खुद की बहन बेटी पर आए तो कैसे तड़पता है। भाई मैंने उन्हें भी माफ किया, मुझे आप दोनों से कोई गिला नहीं है। वो उसे ढेर सारी दुआएं देते चले गए। बासवा को लाहौर आए 9 माह 20 दिन हो गए थे। आज वो अपने पैरों पर खड़ी थी। चंद माह कबल पार्क में जो उसने फैसला किया था उस पर अमल भी करके दिखाया था। जिन मर्दों ने उसे ठुकराया था उसे धुतकारा था, उसने भी इन मर्दों को ठुकरा कर एक नई दुनिया बना ली थी। हमजा के जाने के बाद रात वो भी अशर के नाम खत छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अशर और उसके शहर को छोड़कर आ गई थी। मेरे हाथों की लकीरों में ये ऐब है मौसन, मैं जिस शख्स को छू लूँ वो मेरा नहीं रहता। जाने उसकी किस्मत भी उसके साथ क्या खेल खेल रही थी कि खुशियां पास आने से पहले ही मुंह मोड़ जाती थीं। अभी तो उसने ठीक से इस रिश्ते को महसूस भी नहीं किया था कि वो टूटने के धाने पे आन खड़ा था। अभी तो अशर के दिल में उसके लिए मोहब्बत जागी ही थी कि वो मोहब्बत उससे छीन गई। माँ बाप बहन भाई का प्यार मिला ही था कि सब फिर से खत्म हो गया था। वो तो शुक्र था कि वो हॉस्टल से अपना सामान ले आई थी, वरना इससे दोबारा डिग्री की ज़रूरत भी पड़ सकती थी। इसने सोचा भी नहीं था, चूंकि उसने बीबीए किया था तो यहाँ आकर ऑफिस में जॉब स्टार्ट कर ली थी, जो कि इससे काफ़ी मुश्किलों से मिली थी, क्योंकि ना तो उसकी एजुकेशन ज़्यादा थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस था। मगर उसने भी हिम्मत ना हारी और बिलाखिर जॉब मिल ही गई। इस दुनिया में अगर औरत से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है तो इससे ज़्यादा मजबूत भी कोई नहीं है। वो जब खुद को मनवाने पे आती है तो अच्छे अच्छों के कसबल निकाल दे, मगर कौन समझाए इन अनापरस्त मर्दों को कि औरत को अपने पैरों पर चलना आता है, मगर इन्हें मर्दों के सहारे चलना अच्छा लगता है। उनकी हमरा उससे एक कदम पीछे रहकर दुनिया का नज़ारा करना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब वो कंपनी की तरफ से मिले अपार्टमेंट में ही रह रही थी, जिसमें उसके साथ एक और लड़की आयशा थी, जो उसकी कुलीग ही थी। जब्त ने अब तो पत्थर कर दिया वरना फराज देखता कोई कि जब दिल के जख्म आंखों में थे। ऑफिस में उसकी बातचीत बस काम की हद तक ही थी, जिससे लोग उसे प्राउडली समझते थे, मगर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन उसके बारे में क्या सोचता है। अशर साइड टेबल पर पड़े तयशुदा
कागज को देखकर हैरान हुआ था। ये यहाँ किसने रखा? उसने ये सोचते कागज खोला तो वो बासफा की हैंड राइटिंग थी। अशर ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। ए इब्ने आदम, सुनो सुनो और जान लो कि औरत क्या है। मैं आईना हूँ तुम्हारा। इसमें वो सब देखते हो जो तुम मुझे देते हो। मोहब्बत, प्यार, इज्जत, शफकत, उल्फत, इत्तमाद, एतबार, कुर्बत, हुस्न सलूक, वफा, सोच, दियानत, शराकत, नफरत, जिल्लत, घुटन, शक, बद इत्तमादी, बदसलूकी। मैं तुम्हारे रवैये की आईनेदार हूँ और मैं वो कोरा कागज हूँ जिस पर तुम वही पढ़ते हो जो तुम खुद अपने कलम से तहरीर करते हो। तुम्हारे शब्द किए बोसे, तुम्हारे शब्द किए तमाचे, तुम्हारे इत्तेमाद का सुकून, तुम्हारे शक की लकीरें। मेरा फख्र और इत्तेमाद से उठा सर तुम्हारे एतबार की निशानदही करता है। मेरे चेहरे पर बिखरा सुकून तुम्हारी मोहब्बत की गुमाजी करता है। मेरे चेहरे पर मौजूद फिक्र और परेशानी तुम्हारे लिए है। मेरी आंखों से बहते आंसू तुम्हारे लिए हैं या तुम्हारी देन है। मेरे उठते कदम की सिमत का तयन तुम्हारे लहजों से होता है। तुम्हारी तारीफ मेरा हौसला बढ़ाती है और तुम्हारी तनकीद मुझे खड़े कद से ज़मीन बोस कर देती है। मैं औरत कहलाती हूँ मगर दरे हकीकत मैं ज़ात की आईने में नज़र आता मर्द हूँ। मुझे देखने वाले जान जाते हैं कि इस हवा का आदम कैसा इंसान है। ये तुम जानो आदम कि तुम इस करतास पर क्या तहरीर करना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ अशर, ख़त देखकर आप हैरान होंगे मगर मुझे अपने अल्फाज आप तक पहुँचाने का हल ये ख़त ही लगा, क्योंकि आपके रूबरू ये सब कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं जानती थी अशर आप भी मुझे ही गलत समझेंगे, हमजा भाई की तरह, इसलिए सच्चाई बताने का हौसला नहीं कर पाई, क्योंकि इस वक्त मेरा वाहिद ठिकाना वो घर ही था। मैं बादशाह खान से बहुत डर गई थी कि कहीं फिर से वो मुझे, इसलिए सच्चाई छुपानी पड़ी। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती थी मगर बहुत बेबस और मजबूर थी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, मैं भटक गई थी, मगर क्या इसमें सिर्फ मेरा अकेली का कसूर था? मुझे इस मोड़ तक पहुंचाने वाले क्या कसूरवार नहीं थे? हमजा भाई, जिन्होंने अगर मेरे सर पर कभी हाथ रखा होता, मुझे ज़माने के सर्दो गर्म से आगाह किया होता तो शायद यह सब ना होता। और ज़ावियार, जिसने अपनी हवस के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहा। मर्द खता करे तो माफ़ क्यों कि वो मर्द है, औरत खता करे तो उसे संसार कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? हमेशा इज्जत गैरत के नाम पे औरत को ही सज़ा क्यों दी जाती है? गैरत के नाम पे औरत का कत्ल कर देना, उसे रुस्वा करना, क्या ये मर्दानगी है? अल्लाह ने मर्द को औरत का मुहाफिज बनाकर भेजा है, उसका साहिबान बनाया है। क्या साहिबान ऐसे होते हैं? आपने तो सारी जिंदगी मेरा साथ निभाने का वादा किया था ना, तो क्या हुआ उस वादे का? आप तो पहले मोड़ पर ही साथ छोड़ गए। सारी उम्र क्या साथ निभाएंगे? खैर, आप अपनी जिंदगी में आज़ाद हैं, अपने लिए जो चाहें बेहतर फैसला करें। आप ठीक कहते हैं, आप मुझ जैसी बदकिरदार लड़की को डिजर्व नहीं करते, इसलिए मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आपकी बदकिरदार बीवी बासफा रहमान। सर्दियों का मौसम फिर से शुरू हो रहा था और बासवा का बुखार फिर से जाग उठा था। आज भी एतवार का दिन था, ऑफिस से छुट्टी थी, सो वो कसूलमंदी से बिस्तर में ही घुसी हुई थी, जबकि आयशा सुबह ही सुबह जाने कहाँ चली गई थी। वो जाने और कब तक ऐसे ही पड़ी रहती कि दरवाजे पर होने वाली मुसलसल बेल ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। पहले तो वो नजरअंदाज किए लेटी रही, मगर जब मुकाबिल बेल पर हाथ रखकर हटाना भूल गया तो वो झुलाती हुई दरवाजा खोलने उठी। उफ, ओ क्या मुसीबत आन पड़ी है, जो मगर आगे की बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि मुकाबिल जो शख्स खड़ा था उसके तो वहमो गुमा में भी नहीं था कि इस वक्त ये यहाँ हो सकता है। अशर, आप? जी हाँ मोहतरमा, मैं ही हूँ। और तुम्हारी ये गधे घोड़े बेच कर सोने वाली आदत कब जाएगी? कब से बेल बजा रहा हूँ, अब हटो भी सामने से। बासवा को स्टील दरवाजे में इस्तादा देखकर बोला। वो तो यूं बोला था जैसे दोनों के दरमियान कितने खुशगवार ताल्लुकात हों। वो हैरान सी दरवाज़ा बंद करते पलटी, जबकि अशर बड़े मज़े से सोफे पर बराजमान हो चुका था। तुम्हारे यहाँ मेहमान की खातिर तवाज़ो का कोई रवाज नहीं है? नाश्ता ही बना दो जालिम लड़की, सुबह का बगैर नाश्ता किए निकला हूँ, अब तो बहुत भूख लग रही है। और वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी, साथ साथ सोच के घोड़े भी दौड़ा रही थी। अब ये यहाँ क्यों आया है? उफ, लगता है मेरी जिंदगी में कभी सुकून आना ही नहीं है। जब भी जरा सेटल होने लगती हूँ कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हो जाता है जो मेरी पूरी हस्ती ही हिलाकर रख देता है। जाने मुझे अपने हिस्से की खुशियाँ कब नसीब होंगी। बासवा ने नाश्ता बनाकर सामने पड़ी टेबल पर लगा दिया और खुद अपना चाय का मग उठाकर सामने सोफे पर जाने लगी कि अशर ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया। आओ ना, तुम भी खाओ, ऑफर की गई। बासवा ने नफी में गर्दन हिलाई और वो कंधे उचकाता खाने लगा। बासवा तो उसके अंदाज देखकर हैरत में थी, ये उसे क्या हो गया और वो उसकी हालत से महफूज हो रहा था। नाश्ता करने के बाद वो बड़े तहम्मुल से बोला, 1 घंटा है तुम्हारे पास, पैकिंग कर लो, अगर कुछ रह गया तो मैं बाद में लेकर आने वाला नहीं। पैकिंग क्यों? बासवा की समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि तुम मेरे साथ वापस जा रही हो, इत्मीनान से बोला गया। मैं कहीं नहीं जा रही, साफ जवाब आया। बासवा, में यहाँ बहस करने नहीं आया, जो कहा है वो करो। मैंने कह दिया मैं नहीं जा रही तो नहीं जा रही,
اس کا انداز بے لچک تھا۔ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ جب دل کیا نکال باہر کیا، اور اب اتنے مہینوں بعد یاد آ گیا کہ ایک قدر بیوی بھی ہے، وہ غصے سے بولی۔ او تو اس بات کا غصہ ہے کہ دیر سے کیوں آیا؟ یعنی پہلے آ جاتا تو آپ بآسانی مان جاتی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس کے مسکرانے پر گویا باسوا سلگ اٹھی۔ آپ کے لیے مذاق ہے یہ سب؟ میں بھی انسان ہوں اشر، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو کیسے پیے ہوئے تھی یہ صرف باسوا ہی جانتی تھی۔ وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی، بس بہت ہو گیا تھا۔ اب وہ مزید کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ یہاں مجھے لے جانے آئے ہیں تو سن لیں اشر حیدر، میری زندگی میں اب کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کتنا شفاف لہجہ تھا، اور اشر اس کے انداز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو اس کے سامنے بولتی تک نہ تھی، اور کہاں آج نڈر ہو کر بول رہی تھی۔ باسوا، کتنا درد تھا اشر کے لہجے میں۔ دیکھو باسوا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ اس دن نہ جانے میں کیا کیا بول گیا، تمہیں صفائی کا ایک موقع بھی نہ دیا اور فیصلہ سنا دیا۔ تم پہلے ہی جس کرب سے گزر کر یہاں تک آئی تھی، میں نے بھی وہی درد دے دیے تمہیں۔ مجھ میں اور حمزہ میں کوئی فرق نہ رہا، لیکن باسوا، کیا تم مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع نہیں دے سکتی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، آئندہ میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تمہیں۔ پلیز ایک موقع۔ اور بس باسوا کا ضبط ٹوٹا تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں کی تار رو دی۔ اس مٹھاس بھرے لہجے کے لیے تو وہ ترس گئی تھی۔ وہ ترس گئی تھی کسی اپنے کو، کوئی ایسا جو اس کی پلکوں سے اس سارے آنسو چن لے۔ کوئی تو وہ جو کہے، باسوا، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہر حال میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عورت چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی ضبط کرنا جانتی ہو، اس کو ایک ایسی نگاہ کی طلب ضرور ہوتی ہے جو دیکھتے ہی آنکھوں میں چھپے درد پہچان لے۔ اشر نے اپنی قیمتی متاع کو خود میں سمو لیا۔ کافی سارا رونے کے بعد اس نے خود کو اشر کے حصار سے نکالا۔ بس رو لیا؟ اشر نے پاس پڑا، ٹیشو باکس اس کی جانب بڑھایا۔ باسوا نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اتنی دیر کیوں کی آنے میں محبت بھرا شکوہ آیا؟ میں چاہتا تھا تمہیں منانے سے پہلے تمہارے گناہگار کو اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں، جس کی وجہ سے میری نازک سی پری نے اتنی تکلیفیں جھیلیں۔ اور پھر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی میرا اس قدر بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ بات کے آخر میں وہ شرارت سے بولا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، وہ تو دکھ ہی رہا ہے محترمہ۔ چلو اب اٹھو، جلدی کرو، میں عائشہ کو کال کر کے بتا دوں، تب تک وہ بھی آ جائے گی۔ کیا عائشہ؟ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ نے ہی تو اسے؟ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتا ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ تو یہ جاب بھی؟ اچھا، اب باقی کی انکوائری گھر جا کے کر لینا، ابھی چلو، مجھے واپس جا کر ضروری کام بھی کرنا ہے۔ آپ جا کر کریں اپنے ضروری کام، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اف، تم ایسے ہی چلو، وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے بولا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی۔ میں ہوں نا، تمہیں گرنے نہیں دوں گا، یقین دلایا گیا۔ اور پھر وہ باسوا کے سنگ واپس حیدر ولاس آ گیا۔ زاویار نے امریکہ میں کسی امیر و کبیر خاندان کی لڑکی سے نشے میں دھت زیادتی کی تھی، جس کے والدین نے اس پر کیس کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی باقی کے کیس بھی کھلے۔ جب اشر کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے پورے اثر و سوق لگا دی اور بالآخر زاویار کو سزا دلوا کر ہی چھوڑی۔ آج وہ امریکہ میں سلاخوں کے پیچھے تھا، اب وہ اتنی جلدی باہر آنے والا نہیں تھا۔ جس تاریخ کو ان کا نکاح ہوا تھا، آج 1 سال بعد اسی تاریخ کو اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ آج وہ سرخرو ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی نے بڑے مان سے اسے اس کے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا، جہاں سے کبھی اسے نکالا گیا تھا۔ لال عروسی جوڑے میں وہ اشر کے دل میں، اس کی زندگی میں راج کرنے کو سب ہتھیاروں سے لیس اس کے سامنے موجود تھی، اور وہ بس مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ باسوا، کیا یہ حقیقت ہے؟ تم سچ میں میرے سامنے ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ باسوا نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر زوردار چٹکی کاٹی۔ اف، یہ کیا کر رہی ہو ظالم لڑکی؟ آپ کو خواب سے جگا رہی ہوں، باسوا زوردار کہکا لگاتے بولی۔ اشر نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ رنگ نکالی اور باسوا کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا کر اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا، اور پھر اس نے ایک اور رنگ نکالی اور اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا کر اسے بھی لبوں سے لگاتے بولا، ہیپی میرج اینیورسری مائی لائف۔ اور پھر وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ بالآخر اس کے رب نے اس کی خطا معاف کر دی تھی اور بدلے میں اسے اشر جیسا مضبوط صاحبان دیا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ بے شک جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو انسان کی اوقات نہیں دیکھتا۔